आवाज आ रही है? Yes, we can see our chief guest has come. So let's clap for him. All the participants. I want to डॉक्टर सबिया जी। सर नमस्कार सर। सर बहुत बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हमारे जय हिंद प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि बन के आए। और I want to say I'm not able to hear. Sir? I'm not able to hear you. हाँ हाँ आ रही है ठीक है। हाँ ओके हाँ ओके। तो वी वेलकम सर के शर्मा इन जय हिंद अभियान फॉर कोविड अवेयरनेस। सर और सर शब्द मैं कहती हूँ कि शब्द मेरे पास शब्द नहीं है आपके व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए कि सच्चा। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ही इज बिजी और फिर भी उन्होंने मानवता के लिए अपनी कुछ समय निकाला। मुझे पता है सर आप बहुत बिजी हैं, फिर भी रियली आई एम थैंकफुल टू यू टू गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम। और हमारे मिशन को आपके आने से, आप जैसे अच्छे लोगों के आने से जरूर सफलता मिलेगी और हम मानवता की ओर बढ़ेंगे। आई वांट टू से सर के बारे में कि सर 1989 बैच के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आप उपखंड मैजिस्ट्रेट, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सहित कई विभागों से अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहते हुए अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर, जिला आबकारी अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग सहित कई पदों पर अजमेर में ही पदस्थित रहे। अब 2018 में आपका चयन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ और भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये सबका बैच 2008 का था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में से आप में जब आप आए तो आप सेक्रेटरी आरपीएससी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टोंक, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के पद पर अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में आप मेंबर रेवेन्यू बोर्ड हैं। आपने टोंक और चित्तौड़ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद पर सेवाएं देते हुए मार्च 2020 टू अप्रैल 2021 तक कोविड-19 के प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया। And he is a very good human being, always ready to serve the humanity, sir. And आमंत्रित है सर के शर्मा। Thank you, Sabir ji. First of all, I would like to congratulate Dr. Sabia Khan ji for taking an initiative for organizing this Jai Hind Abhiyan, Jai Hind mission, and particularly in the current scenario when COVID cases are all-time high, to educate the youth about COVID affairs. So I once again congratulate Dr. Sabia ji. This is a very good initiative you have taken at the right moment. Thank you, with your blessing, sir. देखिए आज मैं जो चर्चा करूंगा वो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट। मैंने एक छोटा सा पीपीटी तैयार किया है, शेयर हो गया, मैं सभी को शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी देख पा रहे होंगे पीपीटी। सबिया जी आ रहा है आपके? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा आ रहा है। हाँ, तो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट, इस पे मैं चर्चा करूंगा। देखिए जब हम बात करते हैं कोविड मैनेजमेंट की तो हमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो देख लेनी चाहिए, कानूनी प्रावधान क्या है वो समझ लेने चाहिए। तो मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल प्रोविजंस टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ माइक्रोफोन ऑफ टू स्प्रेड द यस यू कैन स्टार्ट सर। टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रोविजंस क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट वी मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें
गांव में जो वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर आ रही है मैम? हेलो, आ रही सभी, आ रही, क्लियर आ रही, क्लियर है? क्लियर आ रही सभी। ऑडिबल सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो गांव स्तर पे जो पटवारी पोस्टेड होता है, पटवारी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स, सारे अधिकारी मिलकर के एक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक कंपोजिट टीम के रूप में काम करता है। इसमें किसी भी खास करके जो वैश्विक महामारी है कोविड जैसी, इसको डील करने के लिए एक कंपोजिट टीम के रूप में काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये हमें समझना जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब है आपके इसमें। तो हम सारे एक कलेक्टर की लीडरशिप में सारे अधिकारी मिलकर के इसको डील करते हैं आपके इसमें। कोई भी महामारी हो, कोई भी आपदा हो, उसका रेगुलर मॉनिटरिंग होना बहुत आवश्यक है कि क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है, किस तरह के हमारे अरेंजमेंट्स हैं, इसको रिव्यू करने का एक मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा मैकेनिज्म, एक एस्टेब्लिश मैकेनिज्म होता है जो एसडीएम की अध्यक्षता में सब डिवीजन पे होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर की अध्यक्षता में होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, जिसमें एनडीए में है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठन हो रखा है। और इसी तरह से स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठन किया हुआ है इसमें। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हमें प्रावधान देता है, जहां शक्तियां देता है हमें काम करने के लिए। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलरली फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान, मैं फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं, जब आपने सुना होगा कि बहुत बहुत बड़ी 5 सितारा 3 सितारा होटल्स हमने एक्वायर की थी उस समय। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्वायर की जा सकती है। और खास करके इस तरह की वैश्विक महामारी में सारे हमारे को अधिकार थे कि जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, धर्मशालाएं हैं, उनको एक्वायर की जा सकती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। इसमें राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 2020, राजस्थान महामारी अधिनियम है जो हाल ही में पास हुआ है। और इसमें आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से कि फला के मास्क पहनने से 500 रुपए का जुर्माना लगाया, या शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, बिना परमिशन दिए उनका आयोजन हो रहा था और एसडीएम ने जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये राजस्थान महामारी अधिनियम के जो विभिन्न प्रावधान है वो हमें शक्तियां प्रदत्त करते हैं, जिनके तहत कंसर्न जिला स्तर के अधिकारी उसमें कार्रवाई करते हैं। इसी तरह से कोविड महामारी को रोकने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इंडियन पेनल कोड है, इनके जो रेलेवेंट सेक्शन है उनके तहत भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, या किसी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च करनी हो आईपीसी के तहत तो वो उसमें कार्रवाई की जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि सीआरपीसी के तहत आपने बहुत कॉमन एक है कि सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई है आपस में, मतलब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं आपस में किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, रोकने के लिए। जैसे आजकल जितने भी आपको लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी किए गए हैं वो 144 के तहत जारी होते हैं। इंसिडेंट कमांडर्स, ये भी आपने मीडिया के माध्यम से काफी सुना होगा कि इंसिडेंट कमांडर ने ये आदेश जारी किया है आपस में, ये प्रावधान किए गए हैं आपस में। तो जनरली महामारी को एक इंसिडेंट के रूप में डील करके इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम को लीड करते हुए इंसिडेंट कमांडर को उस इंसिडेंट को टैकल करना होता है। तो इंसिडेंट कमांडर को एक अलग तरह की शक्तियां होती है, वो महामारी अधिनियम के तहत भी होती है और उसको जो सीआरपीसी के तहत पावर्स होती है उनका भी वो इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट प्रोटोकॉल फॉर कंटेनमेंट ऑफ कोविड। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार से और राज्य सरकार से हमारे को कोविड को टैकल करने के लिए समय समय पर एडवाइजरी जारी होती रहती है इसमें। और एडवाइजरी जारी होती है, लेकिन इसका जो अमली जामा पहनाने का काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है इसमें।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, और सारे एक कंपोजिट टीम के रूप में वो अमली जामा बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है। इसको हम किस तरह से फील्ड में लागू करें आपस में। राज्य सरकार की, जैसा आपने भी अखबारों के माध्यम से सुना होगा कि सैंपलिंग के बारे में एग्रेसिव सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करवाएं फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज। तो हमारा यही ध्येय रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग करवाएं जिनके भी लक्षण आ रहे हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को छोड़े नहीं आपस में। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि RT-PCR टेस्ट जो हमारे यहाँ पे राजस्थान में हो रहा है, ये सबसे रिलायबल एक टेस्ट है जो हम शुरू से एडॉप्ट करते आ रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में। बाकी जगह, बाकी स्टेट्स में इतना नहीं है, वहाँ RT-PCR टेस्ट प्लस एंटीजन टेस्ट दोनों है आपस में, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में RT-PCR टेस्ट ही अडोप्ट किया हुआ है इसमें। हाल ही में चूंकि केसेज में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी ये सावधानी बरत रहे हैं कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है उसको तो ये आधे घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है, उसको तुरंत कोविड पॉजिटिव मानते हुए और उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसके लक्षण हैं और फिर भी वो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आया है, तो उसका RT-PCR करवाने के लिए सलाह दी जाती है। तो एग्रेसिव सैंपलिंग का हमारा कॉन्सेप्ट रहा है, और पूरे आपने देखा होगा कि लगभग राजस्थान में अभी 80,000 82,000 के करीब सैंपलिंग पर डे हो रही है आपस में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहला केस आया था 1 मार्च 2020 को, तो यहाँ हमारे सैंपलिंग की सुविधा नहीं थी, RT-PCR की सैंपलिंग की कोई सुविधा नहीं थी, हम पुनः सैंपल भेजा करते थे आपस में ही। लेकिन अब हमारे यहाँ पे पर डे 80,000 82,000 तक हम टेस्ट करवा सकते हैं, और शीघ्र ही ये कैपेसिटी 1 लाख तक इंक्रीज होने जा रही है आपस में। और दूसरा, इस ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैकिंग। देखिए, आपके जो ही कोई केस पॉजिटिव आता है तो सबसे तुरंत जो कार्रवाई की जाती है, इफेक्टिव आइसोलेशन किया जाता है आपस में। आइसोलेशन 2 तरह से होता है, होम आइसोलेशन और इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन। होम आइसोलेशन उन व्यक्तियों का किया जाता है जिनके सिम्टम्स नहीं है, अर्थात वो एसिम्टोमेटिक है आपस में, और उनके घर पे रहने की जगह है आपस में। यदि माइल्ड सिम्टम्स भी हैं तो उनको भी होम आइसोलेशन सजेस्ट किया जाता है आपस में, और ऑक्सीजन लेवल उनका मेंटेन होना चाहिए, तो वो होम आइसोलेशन के लिए परफेक्ट केस होता है आपस में। लेकिन होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है, उनको मेंटेन करना होता है और फॉलोअप करना होता है आपस में। इसके बाद में जब पॉजिटिव केस आ गया, आइसोलेशन उसका हो गया, तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपस में इस स्ट्रेटेजी का, कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में उसकी ट्रेवल हिस्ट्री ली जाती है, जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आया है, और ट्रेवल हिस्ट्री के साथ में गत 10 से 15 दिनों में उस व्यक्ति का कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, किन किन से कांटेक्ट हुआ है। हो सकता है कि वो अपने कार्यस्थल पे गया हो सकता है किसी काम से अन्य जगह गया हो, तो उन व्यक्तियों के संपर्क में आया हो, उन व्यक्तियों की फिर हम लाइन लिस्टिंग तैयार करते हैं। लाइन लिस्टिंग तैयार करने के पश्चात डिटेल में उन लोगों की भी हम कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के जहां जहां वो व्यक्ति गया था या ट्रेवल हिस्ट्री रही है, उनके कॉन्टेक्ट लिए जा करके उनकी भी सैंपलिंग करवाने का पूरा प्रयास किया जाता है आपस में। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में जो अभी फिलहाल राजस्थान में निर्देश है कि एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 30 व्यक्तियों की सैंपलिंग होनी चाहिए आपस में। मतलब ये माना गया है कि लगभग वो गत 10 से 15 दिनों में 30 से 40 व्यक्तियों के संपर्क में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, तो डिटेल में इंटेंसिव कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे ज्यादा जोर रहता है आपस में। कंटेनमेंट जोन, आपने यदि प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना हो या आपके न्यूज रिपोर्टिंग में पढ़ा हो, तो दोनों का, प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का यही स्ट्रेस रहता है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं, ताकि इफेक्टिवली मॉनिटरिंग की जा सके आपस में। कंटेनमेंट जोन का मैं बताना चाहूंगा कि कंटेनमेंट जोन उसे कहते हैं कि जहां पर व्यक्ति पॉजिटिव आया है, वहां यदि उसको ईयर मार्क करके उसको बैरिकेड कर दिया जाए, उसका एक तरह से डिमार्केशन कर दिया जाए कि यहाँ पे नो मेंस मोबिलिटी रहेगी, जीरो मोबिलिटी रहेगी, तो वहां उसको कंटेनमेंट जोन के रूप में डिक्लेयर किया जाता है कि वहां कोई भी व्यक्ति का आवागमन नहीं होगा आपस में। और जहां पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उस क्षेत्र को हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर चूंकि आजकल केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हर आप क्षेत्र में देखेंगे
मैं सुबह सर्किट हाउस घूमने जाता हूँ आपस में, तो अब वहां पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है, बजरंगगढ़ चौराहे से लेकर के चौपाटी तक। तो हम उस एरिया में जा नहीं सकते, आ नहीं सकते आपस में। तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है, ताकि छोटा एरिया होगा तो इसको इफेक्टिवली मॉनिटर किया जा सकता है आपस में। जो भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है उसको एसडीएम को कंसर्न सेक्शंस में 144 में एक आदेश निकालना पड़ता है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के उसको नोटिफाई करना होता है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में मैंने अभी बात किया था। तो माइक्रो कंटेनमेंट जो जोन होता है उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि नो मेंस एरिया होता है बेसिकली, और उस एरिया में केवल एसेंशियल सर्विसेज को ही अलाउड किया जाता है। मान लीजिए कोई किराने की शॉप से कोई होम डिलीवरी कर रहा है, या जिस परिवार में पॉजिटिव आया है लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके सिम्टम्स नहीं हैं, वो लोग किराने की शॉप पे जाकर के या दूध की डेयरी पे जाकर के कहीं से सब्जी लेके आ रहा है, दूध लेके आ रहा है, तो उसको पुलिस वाले अलाउ कर देते हैं और वो जा सकता है, बशर्ते कि वो पूरी सावधानी बरते इसमें। तो बेसिकली ये जो कंटेनमेंट जोन है बेसिकली ये स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल है, और जीरो मोबिलिटी इसमें इंश्योर की जाती है आपसे। कंटेनमेंट जोन में एक ये रहता है कि चूंकि उसी काफी क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं लोग बाग, काफी प्रोक्सीमिटी में रहते हैं आपस में, तो एक इंटेंसिव हाउस टू हाउस डोर टू डोर सर्विलेंस किया जाता है मेडिकल विभाग की टीम से। मेडिकल विभाग के साथ में शिक्षा विभाग है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा सहयोगिनी है, उनको भी शामिल किया जाता है, और एक इंटेंसिव हाउस टू हाउस सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है इसमें। उस हाउस टू हाउस सर्वे में कई बार जिला प्रशासन को दिक्कत भी आती है, खास करके पहले लॉकडाउन में, पहले वेव की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार दिक्कत भी आती है, कई दिक्कत भी आई है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उसको दरकिनार करते हुए लोगों को समझाइश कर करके और हाउस टू हाउस सर्वेलेंस किया गया है, और बहुत अच्छी तरह से किया। इसके काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। आपने अभी अखबार में देखा होगा कि अजमेर में भी डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, दवा किट का वितरण किया जा रहा है, और एक ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि किन व्यक्तियों के बुखार है या आईलाइज सिम्टम्स हैं या आपके कोविड के सिम्टम्स उनके आ रहे हैं सामने इसमें, और फिर उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार की जा करके उनके सैंपलिंग करवाई जा रही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंटेनमेंट जोन में जो भी व्यक्ति रहते हैं, प्रयास ये रहता है कि उनके सबसे पहले वैक्सीनेशन हो जाए, और तो एक ये भी हमारा प्रयास रहता है आपस में। और थर्ड पार्ट है ट्रीटमेंट पार्ट। जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि क्विक आइसोलेशन होना चाहिए पॉजिटिव केस का, चाहे होम आइसोलेशन हो या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन हो। आइसोलेशन के बाद में हमें ये कुछ व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 95% लोग बाग ऐसे हैं जो पॉजिटिव आते हैं, वो होम आइसोलेशन से उनका काम चल जाता है, लेकिन 5 से 10%, मान लीजिए 10%, मैं हायर साइड में बता रहा हूँ आपको, इसमें 10% लोग, 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी मेडिकल फैसिलिटी में, हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट होने की आवश्यकता रहती है आपस में। तो हमें जिला प्रशासन का, एक एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम भी रहता है कि जिले में जितने भी हमारे डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, वो पूरा उनकी हम देखभाल कर लें, उनको वेल एस्टेब्लिश कर लें, ये इंश्योर कर लें कि वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल टीम उपलब्ध है, वहाँ सारी लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है, और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी की भी हम देखते हैं कि हाँ किस तरह से उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो एक लॉजिस्टिक्स पार्ट पे लॉजिस्टिक पार्ट भी हमें इंश्योर करना होता है आपके इसमें। एक मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट पार्ट में क्विक आइसोलेशन हो गया, लेकिन क्विक आइसोलेशन होने के बाद में ये बहुत जरूरी है कि उसकी मॉनिटरिंग हो। आइसोलेशन तो हो गया, जैसे मैंने बताया कि 90 से 95% लोग बाग होम आइसोलेट हो जाते हैं आपस में ही, और वो शायद जाना भी नहीं चाहते आपस में ही। तो हमें ये जरूरी है कि उसकी मॉनिटरिंग करें कि हाँ वास्तव में होम आइसोलेट होकर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं आपस में। इसके लिए एक मैकेनिज्म जो बनाया हुआ है राजस्थान सरकार ने, वो मैकेनिज्म ये बनाया हुआ है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस आते हैं डेली, उनकी एक लिस्ट संबंधित एसएचओ को व्हाट्सएप पे भेज दी जाती है, उनके मेल पे भेज दी जाती है, और उस लिस्ट के साथ में फिर एसएचओ बीट वाइज, जो बीट कांस्टेबल होते हैं, आपने बीट कांस्टेबल का सुना होगा, जगह जगह उनके बोर्ड भी लगे हुए हैं, बीट कांस्टेबल भाई उनको
एलोकेट कर देते हैं कि आपको अपने बीट में जितने भी पॉजिटिव केसेज आए हैं उनके घरों पे जाकर के उनको ये इंश्योर करना है कि हाँ वो पॉजिटिव जो व्यक्ति आया है जिसके सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स भी है तो वो होम आइसोलेट होकर के रह रहा है। और एक आवश्यकता इसमें और भी रहती है कि एक राज कोविड इन्फो ऐप है जिसमें आईटी के माध्यम से एक तरह से जियो फेंसिंग बन जाती है कि वो व्यक्ति वास्तव में होम आइसोलेट होकर रह रहा है, कहीं बाहर तो नहीं गया, झूठ तो नहीं बोल रहा आपस में, उस ऐप के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो उस बीट कांस्टेबल की ये भी जिम्मेदारी होती है कि यदि उस व्यक्ति के पास में यदि एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो राज कोविड इन्फो ऐप भी डाउनलोड करवाए ताकि उसको हम लोग मॉनिटर कर सके, जिला प्रशासन मॉनिटर कर सके आपस में। क्लिनिकल इंटरवेंशन जहां आवश्यकता होती है, जैसा डॉक्टर चाहते हैं इस तरह का वो उपलब्ध करवाया जाता है। जितना भी हेल्थ स्टाफ होता है, चाहे एएनएम है, आंगनबाड़ी स्टाफ है, आशा है, इन सब का कैपेसिटी बिल्डिंग एक रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मैं अजमेर का उदाहरण देकर के बताऊं तो अजमेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल और ये आपके पंचशील में जो एक नया खुला है आपका इसमें सीएससी खुला है, वो एक तरह से कोविड केयर सेंटर के रूप में है जहाँ पे ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जेएलएन हॉस्पिटल एक तरह से डेडिकेटेड क्रिटिकल हेल्थ केयर सेंटर है आपके इसमें। एक के पहले लॉकडाउन की मैं बात करूं, फर्स्ट वेव की मैं बात करूं तो निगरानी समितियां बनी हुई थी सब जगह, गांवों में खास करके विशेष करके, क्योंकि जब उस समय प्रवासी मजदूर जो राजस्थान के रहने वाले थे वो दूसरे प्रदेशों से लौट करके अपने गांव आ रहे थे, तो निगरानी समिति बनाई थी। मकसद ये था कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको गांव में ही किसी धर्मशाला में या स्कूल की बिल्डिंग में, सार्वजनिक भवन में उनको आइसोलेट किया जाए, आइसोलेट करके उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आपने उन दिनों याद होगा, आपके अखबारों में पढ़ा होगा कि कई गांव वालों ने तो मिलकर के गांव के जितने भी रास्ते बाहर से आते थे उनके आगे खाइयां खोद दी गई ताकि कोई भी लोग उनके गांव में एंट्री नहीं कर सके। यदि उन्हीं का गांव का आदमी है, बाहर से लौट करके आया है, तो जो उनको इयरमार्क कर रखा है सार्वजनिक भवन, उसमें जाकर के वो रहे और वहीं पे रहे। तो कोविड केयर सेंटर वहां एस्टेब्लिश हो जाया करते थे और वहां उनको रखा करते थे और वहां गांव वाले और जिला प्रशासन या हमारी जो टीम होती थी गांव स्तर तक, वो उनकी व्यवस्था करती थी। इन निगरानी समितियों को वापस एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत पे पंचायत एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर की अध्यक्षता में बनी हुई है और शहरी क्षेत्र में वार्ड पर बीएलओ की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी हुई है जो अपना काम करती है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल है आपस में। रोल ऑफ आईसी फॉर जनरल अवेयरनेस। मैं अभी एक नोटिफिकेशन देख रहा था, ये जब अपना स्टार्ट हुआ उससे पहले, कि एमपी के कुछ गांवों में कोविड को ठीक करने के लिए, कोविड की बीमारी को ठीक करने के लिए धार्मिक धूप यात्रा निकाली जा रही है आपस में, जिसमें सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। मतलब धूप में जाकर के वो यात्रा निकाल रहे हैं। इसी तरह से मैं अपने यहाँ पे अजमेर का जो संस्करण आते हैं पत्रिका और भास्कर, इनका भी मैं कल पढ़ रहा था, तो यहाँ भी लोगों में कई तरह की भ्रांतियां रहती है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं ठीक होकर के आएंगे कि नहीं आएंगे। इसमें हॉस्पिटल जो जाता है वो वापस नहीं लौटता आपका इसमें, या टीकाकरण करवाएंगे तो आपके अलग तरह की, कई तरह की भ्रांतियां उनमें रहती है आपस में, तो टीकाकरण नहीं करवाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं आपस में। तो यहाँ मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी आईसी एक्टिविटीज हैं आपस में, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन जो एक्टिविटीज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपस में। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मैंने भी जिला कलेक्टर के पद पर रहते हुए ये सब किया है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से बारीकी से जानकारी है आपस में कि ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस कास्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, एनजीओज, व्यापार संघ, टेंट हाउस ओनर्स, होटल, मैरिज हॉल, प्राइवेट बस, टैक्सी यूनियन ऑफिशियल्स, इन सब के बात करने से एक ये फायदा रहता है कि इनके यहाँ पे गैदरिंग होती है। ये कुछ न कुछ अपना जैसे व्यापारी है, व्यापार संघ वाले हैं आपस में, ये अपना व्यापार करते हैं। अभी किराना व्यापारी अलाउड भी है आपस में 11 बजे तक। तो किराना व्यापारी से ये अपेक्षित है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क जो आता है उसको अपना
सौदा नहीं करे आपके इसमें। यदि वो करता है तो उस दुकानदार पे 500 रुपए का जुर्माना लगेगा उसमें ये, और उस पे तो लगेगा ही लगेगा जो व्यक्ति बिना मास्क आया है, लेकिन दुकानदार की भी जिम्मेदारी बनती है, उसके पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगता है आपके इसमें। तो इनको ये कन्विंस किया जाता है कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये है, उसमें ये आपसे कार्रवाई अपेक्षित है और आपको ये कार्रवाई करनी है आपके इसमें। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैं बता रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस का काम ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में लोगों को जानकारी दें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, इसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो वो जानना चाहेंगे या उनको जानकारी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह की आपको इसमें, कि हम सभी को मास्क पहनना है। पहली बात, मास्क पहनने से पहले कि जब हमें जरूरत नहीं हो अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर नहीं जाएं आप इसमें। यदि बाहर जाते हैं तो आप मास्क पहन के ही जाएंगे आप इसमें, और मास्क भी आपको पूरा जब पहने तो आपका नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हुआ होना चाहिए, यह आपको इंश्योर करना है आप इसमें। और जब भी आप सोशल डिस्टेंसिंग बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की आप जानकारी रखें, आप उसकी पालना भी सुनिश्चित करें, और हाथों को बार बार आप सैनिटाइजर साथ में रखें, आप इसमें बार बार सैनिटाइज करते रहें, जहां भी आपको मौका मिलता है हाथों को बार बार साबुन से धोएं, और ये पूरी जानकारी आपको रखनी है आप इसमें। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना हमें खुद को भी करनी है और दूसरों को भी करवानी है आप इसमें। एक मेरे को ध्यान आ रहा है कि हमने जब मैं चित्तौड़ में था तो हमने एक अभियान चलाया था आपस में, आज से करीब 6 महीने पहले आपस में। अभियान ये था कि टोको और कोरोना को फैलने से रोको अभियान। इसका मकसद यही था कि हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना खुद का ध्यान रखे, और खुद का ध्यान रखने के साथ साथ में परिवार का, अपने मोहल्ले वासियों का, अपने यार दोस्तों का, अपने सगे संबंधियों का, सबका ध्यान रखे आपस में, और उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने के लिए कहे आपस में। लेकिन यदि कहीं वो उनके संपर्क में आता है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, तो उस आदमी को टोकने का काम भी करें आपस में, क्योंकि हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम बुरा भी बनना पड़ेगा आपस में। आपने तो मास्क पहन रखा है लेकिन सामने वाले ने मास्क नहीं पहन रहा है, तो आपको उसको टोकना पड़ेगा आपस में, उसको कहना पड़ेगा भैया ये आप पहन लीजिए। सामने वाला कई बार ये कहता है कि नहीं आपने तो अंकल पहन रखा है मास्क आपस में, ये तो आप यही कहिए आपस में कि भैया इट्स नॉट योर लाइफ, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ योर लाइफ आपस में, इट्स ए मैटर ऑफ अदर्स लाइफ ऑल्सो, यू हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय अदर्स लाइफ। तो हमें ये उनको कहना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और टोकना पड़ेगा आपस में, थोड़ा सा बुरा बनना पड़ेगा आपस में। तो वो अभियान हमारा काफी सक्सेसफुल रहा था। अभी हमने जब ये कोविड की सेकंड सर्ज शुरू हुई तब हमने इसको वापस लॉन्च किया, रिलॉन्च किया, और इससे काफी लोगों का टोकने की एक आदत पड़ी है लोगों में आपस में। जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका आमुखीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इनका अपना प्रभाव है, इनका अपना लोग बाग कहना मानते हैं, तो इनके लिए इनका ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से जो विलेज लेवल फंक्शनरीज होते हैं इनका भी ओरिएंटेशन किया जाता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो हमारे जितने भी स्टाफ होता है, चाहे वो मेडिकल का हो या रेवेन्यू का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, वो काफ़ी तन मन से, या शिक्षा विभाग की काफ़ी टीचर्स उनमें बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपस में। ये शहरी क्षेत्र में खास करके माइकिंग के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि अजमेर में भी पिछले 2-3 दिन से जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है उसके माध्यम से माइकिंग शुरू कर दी है, लोगों को कोविड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उनसे अपेक्षित है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की किस तरह से पालना करनी है, उसके बारे में अनाउंस करके और पूरी जानकारी दे रहे हैं। वो काफी इफेक्टिव रहता है आपस में। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी काफी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे मैं चित्तौड़ और टोंक दोनों का जिक्र करना चाहूंगा कि रियली बहुत अच्छा पॉजिटिव कोऑपरेशन रहता है आपस में। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का काफी संतुलित और संयमित कोऑपरेशन रहता है, और वो एक पॉजिटिव स्टोरीज ही देते हैं और जिला प्रशासन के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, और एक माहौल बनाने में, एक लोगों का पब्लिक ओपिनियन बनाने में, लोगों को समझाइश करने में काफी प्रभावी इनकी भूमिका रहती है।
इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया ग्रुप्स, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामने बच्चे बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, तो बच्चों से मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि आप सोशल मीडिया के में जुड़ें। आप इसमें कई ग्रुप्स हैं इस तरह के, आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप ही है आप इसमें ही, तो आप इस तरह के मैसेज डाल सकते हैं, या आपके जो समाज के या आपके जो परिचित हैं, आपके कॉलेज के लेक्चरर्स हैं या प्रिंसिपल मैडम है, उनका आप वीडियो है या ऑडियो है वो बना करके आप उसमें प्रसारित करवा सकते हैं, ताकि उसका काफ़ी बहुत ही अच्छा मैसेज रहता है। मुझे ध्यान है कि मैं टोंक और चित्तौड़ दोनों में हमने ये किया था कि जब भी कोई धार्मिक त्यौहार आते थे तो हम दोनों धर्म के जो धर्मगुरु होते थे उनसे हमारा आदमी जाते थे और उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाते थे, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होते थे उसमें हम सर्कुलेट करते थे, और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला आपसे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आईसी एक्टिविटीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कोविड अवेयरनेस के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड मैनेजमेंट। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है राज्य सरकार की। इसमें यह प्रयास किया गया है कि एक तरह से राजस्थान के हर परिवार को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने की सुविधा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य योजना में, बीमा योजना में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्यक्ति परिवार जुड़े हुए हैं वो स्वतः ही इसमें जुड़ गए हैं। इसके अलावा जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उनको ई मित्रा पे जाकर के अपने आप को एनरोल करवाना है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो व्यक्ति, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, इनके अलावा जो रह जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पेंशनर्स को छोड़ करके, वो कोई भी परिवार इस योजना से जुड़ सकता है, बशर्ते उनको 850 रुपए का सालाना प्रीमियम भरना होगा। और इसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है और कैशलेस सुविधा उपलब्ध है आपको इसमें। हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ साथ में सरकारी अस्पताल तो है ही हैं आपस में, लेकिन सारे काफ़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि अभी जैसे कुछ हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं एनरोल्ड नहीं थे, लेकिन वहाँ पर भी कोविड के केसेस काफ़ी भर्ती हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो राजस्थान सरकार उन पर भी विचार कर रही है कि उनको हम इस योजना से जोड़ लें और लोगों को लाभ दें। कोविड का ट्रीटमेंट और जो ब्लैक फंगस अभी जो नई बीमारी आई है कोविड के साथ में, ये भी इस योजना में कवर होती है आपस में। मैं पहले लॉकडाउन की बात करूं, पहले लॉकडाउन से मेरा अभिप्राय जब फर्स्ट वेव में है, जब आपके जून जुलाई में माइग्रेंट लेबर्स काफ़ी आए थे, जो प्रवासी हमारे राजस्थान के जो लोग बाग थे और अन्य प्रदेशों में नौकरी करते थे, वो लोग जब यहाँ पे आए तो वो जॉबलेस हो गए थे आपस में, उनके पास में कोई रोजगार नहीं था आपस में। और महात्मा गांधी नरेगा योजना एक ऐसी योजना थी जो उस समय भी भारत सरकार ने चालू रखी थी, और आज के दिन भी जब लॉकडाउन है तो महात्मा गांधी नरेगा योजना अभी चालू है। फील्ड में लोग बाग जाते हैं, रोजगार लेते हैं, लेकिन हाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं और जो भी सावधानी बरतनी होती है वो बरतते हैं आपस में। तो उस समय काफी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया था, और मुझे याद है कि राजस्थान उसमें पूरे इंडिया में टॉप पे रहा था लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में। गत लॉकडाउन में और अभी भी राजस्थान सरकार ने जो स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, नॉन पेंशनर्स हैं, इन व्यक्तियों को, इन परिवारों को एक्स ग्रेशिया पेमेंट के रूप में एक मुश्त 1000 रुपये इस बार दिया है। और इस बार भी उन्होंने दे दिया है 1 महीने का, वो उनके अकाउंट में सीधा चला गया है। तो राजस्थान सरकार ने इनके लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है कि भाई जो लॉकडाउन में जो परिवार जिनके पास में रोजगार नहीं रहा या आय का अन्य कोई साधन नहीं है या किसी भी सरकारी योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो इनको ये एक मुफ्त फायदा दिया जा रहा है इसमें। गत लॉकडाउन में 5 किलो एडिशनल गेहूं, ये आपके जो नॉर्मल हमें राशन की सप्लाई मिलती है उसके अलावा है, 5 किलो एडिशनल व्हीट दिया गया था पर यूनिट, और 1 किलो चना दाल पर फैमिली दिया गया था। और इस बार भी ये एक्सरसाइज चल रही है और जल्दी ही राजस्थान सरकार इसमें कोई ना कोई घोषणा करेगी आपस में। प्रवासी मजदूर जितने भी आए थे या यहाँ से अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूर गए थे, उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन राज्य सरकार ने गत बार अरेंज किया था, और काफी
बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ये रहा था। काफी एक राजस्थान की एक इमेज बनी थी कि राजस्थान ने सभी के लिए निःशुल्क यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाई है, चाहे रेलवे से हो या बसेस के माध्यम से हो। आप में से जो आंगनबाड़ी की वो जानते हैं, संचालन व्यवस्था जानते हैं, तो उसमें आपको जानकारी होगी कि जो बच्चा वहाँ पे एनरोल्ड है या जो दात्री महिला एनरोल्ड है, उनको पोषाहार दिया जाता है आपस में, और उन्हें वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन गत मई जून 2020 से ही ये व्यवस्था, चूंकि कोविड चल रहा था, तो राज्य सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है कि जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनके परिवार में उनके माता पिता को डोर टू डोर जाकर के आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता जाती है और हर महीने उनका पोषाहार उपलब्ध करवाती है घर घर जाकर के। तो ये तो मोटे रूप से अच्छा। नंबर 2, इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार, आपने देखा होगा कि हर 10 दिन से, 15 दिन से, महीने से कोविड के बारे में जो SOP है या गाइडलाइन है वो जारी करती रहती है समय समय पर। तो ये राजस्थान सरकार को पूरी और भारत सरकार को पूरी सब कुछ फिक्र रहती है कि किस तरह से कोविड केसेस पे कंट्रोल पाया जाए। आपको इनोवेशंस इन कोविड मैनेजमेंट, देखिए मुझे पता नहीं आपके यहाँ जो अभी ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में से कोई व्यक्ति यदि कोई पॉजिटिव आया है तो वो समझ सकता है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है और 14 दिन के लिए होम आइसोलेट या हॉस्पिटल में भर्ती होकर के रहता है तो उस पर क्या बीतती है आपस में। वो जानता है कि किस तरह के मानसिक अवसाद में वो रहता है आपस में। तो हमने मेरे चित्तौड़ के कार्यकाल में मुझे किसी ने सुझाव दिया ये कि क्यों नहीं एक काउंसलिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से काउंसलिंग की जाए इन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स से, और उसमें सभी लोग जुड़े, चाहे प्रशासनिक अधिकारी भी हो, डॉक्टर्स हो, वो भी जुड़े, और उनसे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपस में। हमने इसको इनिशियली स्टार्ट किया, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला आपस में। हमने एक दिन को 2 भागों में डिवाइड कर रखा था कि मॉर्निंग में 7 से 7:30 तक योगा करवाए जाते थे। हमारे आयुर्वेद के एक ट्रेंड चिकित्सक थे, वो उसको डेली योगा करवाते थे, और हमारे एक ADM थे मिस्टर मुकेश कलाल, वो बहुत अच्छा उसमें मेडिटेशन आधे घंटे का 7:30 से 8 तक करवाया करते थे आपस में। उसके बाद में रात को 9 बजे फिक्स टाइम रहता था। मैं भी उसमें 3, 4, 5 बार जुड़ा हूँ आपस में ये, और जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं वो सारे जूम मीटिंग पे जुड़ते थे आपस में, और उन्हीं की हम प्रॉब्लम सुनते थे और उनका समाधान करते थे, उनकी कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर के, और उनको बहुत अच्छा लगता था आपस में ये। हमारे को जो रिव्यूज आते थे उनके, तो पढ़ करके हमें भी सुकून होता था कि हाँ, हमने कोई बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं आपस में ये, क्योंकि वो मन से कहता था आपस में। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये चित्तौड़ के लिए हमने बनाया था ग्रुप आपस में, जूम मीटिंग का वाला व्यवस्था करी थी, लेकिन आसपास के जिलों से, चाहे उदयपुर है या प्रतापगढ़ है या जयपुर के कुछ लोग भी उस हमारी जूम मीटिंग से जुड़े हैं और उन्होंने उसका लाभ उठाया आपस में। तो एक काउंसलिंग और योगा और मेडिटेशन, ये हमने एक नवाचार किया था जो काफी इफेक्टिव रहा था। वो आज भी वहाँ पे मैं समझता हूँ कि निरंतर रूप से चालू है आपस में। हमने ये काम किया था कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आए थे और पॉजिटिव होने के बाद में वो नेगेटिव हो गए, स्वस्थ हो गए, तो उन स्वस्थ व्यक्तियों को जो पहले पॉजिटिव थे उनको हमने कोविड वॉलंटियर्स का नाम दिया आपस में, और उनका एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको जिम्मेदारी ये दी, बल्कि उन्हीं के कुछ लोगों का सुझाव था, जब हम जूम मीटिंग करते थे काउंसलिंग रात को 9 बजे, तो उन्हीं का सुझाव था कि साहब हम स्वस्थ होने के बाद में कोविड जो पॉजिटिव आएंगे नए, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन्हीं के सुझाव को ध्यान में रखते हुए ना हमने ग्रुप बनाया, और ये कोविड वॉलंटियर्स की मुख्य जिम्मेदारी यही रहती थी कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसके घर तक दवा का किट पहुंचाना, उसको समझाना किस तरह से दवा लेनी है, और वो व्यक्ति उस एक तरह से उसका मेंटर बन के रहेगा इस मामले में कि कोई भी व्यवस्था करनी है, मान लीजिए दवा के अलावा उसको कोई सामान चाहिए, कोई आवश्यकता है, तो वो उसको व्हाट्सएप करता था और वो वहां तक सामग्री पहुंचा के आता था इसमें। तो ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है कोविड वॉलंटियर्स का, ये भी काफी प्रभावी रहा। हमें हमारा जो स्टाफ पहले करता था काम दवा पहुंचाने का, वो हमने कोविड वॉलंटियर्स के माध्यम से ही दवा पहुंचाने का किया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती थी, और मैं भी एज जिला कलेक्टर इसमें जुड़ा हुआ था आपस में। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था टू मॉनिटर द वाइटल्स ऑफ पॉजिटिव पर्संस। देखिए
बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको वाइटल्स की जानकारी नहीं होती आपस में। तो वाइटल्स में, और वो उनके पास मेजर करने का कोई वो भी नहीं होता आपको इसमें, ना थर्मामीटर होता है, ना पल्स ऑक्सीमीटर होता है, किस तरह से उनको पल्स देखनी है आप इसमें, ना उनको जानकारी होती है। तो उनको सारे व्यक्तियों को, जो भी पॉजिटिव व्यक्ति आते थे, उनका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाया हुआ था, और वाइटल्स के नाम से एक अलग से हमने बना लिया। उसमें उनको बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि इस तरह से आपको पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल लेना है, टेम्परेचर नोट करना है, आपकी पल्स रिकॉर्ड करनी है, और ये रिकॉर्ड करके तीनों चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालनी है। और हमने यथासंभव ये भी प्रयास किया कि बहुत सारे लोगों के पास में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर नहीं हुआ करते थे, तो वो हमने एनजीओ के माध्यम से व्यवस्था करके उन तक पहुंचाने का प्रयास किया कि वो भी अपना ये देख सकें, और उसके बाद में फिर उनको वापस लेकर के और उसको वापस सैनिटाइज करके दूसरे व्यक्तियों के लिए भी काम में लेते थे आपस में। तो ये भी हमारा एक मैं बताना चाहूंगा कि 6 या 7 तो मुझे व्यक्ति से ध्यान है कि इस ग्रुप के माध्यम से हमें 6-7 पेशेंट्स को हमने एक तरह से, मैं कहना चाहूंगा कि हमने एक तरह से रेस्क्यू किया आपस में। वाइटल्स डाल रखे हैं, ऑक्सीजन लेवल आपके 82 डाल रखा है आपस में, किसी का 74 आ रहा है आपस में, ये पल्स एकदम से ज्यादा आ रही है, टेम्परेचर बराबर आ रहा है आपस में। उनसे हमारे उस ग्रुप में मेडिकल डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, हमारा नर्सिंग स्टाफ जुड़ा हुआ था, वो रेगुलर मॉनिटर करते थे, वो उनको कॉल करते थे। जैसा मैं बता रहा हूँ कि कुछ व्यक्तियों का ऑक्सीजन लेवल एकदम से डाउन था, लेकिन उनको परवाही नहीं थी और उनको कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था, उनको हमने रेस्क्यू किया, कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया, और 3 या 4 केस उनमें से हमने जयपुर भी, उदयपुर रेफर किए, और वो बाद में जिनमें से एक शायद आपके कोलेप्स कर गए थे, बाकी सभी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको यदि हम रेस्क्यू टाइम से नहीं करते तो शायद पता नहीं क्या होता आपस में। इसके साथ में हमने एक मोबाइल विजिलेंस टीम भी गठन की हुई थी। ये इसके सब एक्स्ट्रा थी आपस में, जो हमारा बीट कांस्टेबल वाला कॉन्सेप्ट था, उसके अलावा सारी एडिशनल ये सारी व्यवस्थाएं थी हमारी, जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना हमारा नवाचार था। मोबाइल विजिलेंस टीम में हमने एक आयुष चिकित्सक को ले रखा था, खास करके चित्तौड़ शहर में ये भ्रमण करते थे, और हर पॉजिटिव व्यक्ति के घर के बाहर जाकर के उनसे बात करते थे, मोबाइल पे उनके घर वालों से बात करते थे, और केवल यही इंश्योर करते थे कि हाँ, वो होम आइसोलेट होकर रह रहा है, दवा ले ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उनका क्या वाइटल्स का क्या स्टेटस है, वो सारी जानकारी जुटा करके वो करते थे। उनके 2 पुलिस के आदमी भी हमने दिए हुए थे, 2 टीचर्स दिए हुए थे, पूरी एक टीम थी, और मोबाइल उनको वाहन दे रखा था, और पूरा मोबाइल रहते थे। बहुत अच्छे फीडबैक हमें मिलते थे आपस में। वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुआ तो लोगों का रुझान थोड़ा सा शुरू में कम था, लेकिन कुछ कम्युनिटी विशेष में कम था, लेकिन हमने कम्युनिटी लीडर्स को जब जोड़ा, तो कम्युनिटी लीडर्स के जोड़ने से ये फायदा हुआ कि वैक्सीनेशन हमने काउंटर एक तरह से या सेशन साइट हमने उनके कम्युनिटी हॉल है कोई आपके इसमें, या उनकी वार्ड में जाकर के ही हमने लगाने शुरू कर दिए, हमारी मेडिकल टीम लगा दी, और वहाँ उनका कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करने से वैक्सीनेशन हमारा ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल रहा आपके से। हाँ, तो देखिए, मैं अंत में कहना चाहूँगा आपके इसमें कि जिला प्रशासन है या राज्य प्रशासन है आपके इसमें, कोविड महामारी को रोकने के लिए, कोविड का संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले, इसके लिए सारे एडवाइजरी जारी की जाती है, सब कुछ किया जाता है, और हम जिला प्रशासन उसकी पालना भी करवाता है आपके इसमें, फील्ड में करता है। लेकिन एक सबसे बड़ा काम होता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये काम एक ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं हाँ ये पूरा जिम्मा लेता हूं कि अमुक वार्ड के सभी व्यक्तियों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैं पालना करवाऊंगा आप इसमें। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, जिला प्रशासन का आदमी नहीं ले सकता, लेकिन ये हो सकता है जब मेरे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपके इसमें, ये स्टूडेंट्स हैं या उनके परिजन हैं, या वो जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं, उनको जोड़े, उनको आगे आए वो लोग बागास में, और इसको एक सामूहिक चुनौती मान करके, एक सामूहिक लड़ाई मान करके इसको लड़े, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करवाने के लिए उनसे समझाइश करे कि भैया आप अपने परिवार के लिए, आप अपने भले के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने मोहल्ले वासियों के भलाई के लिए कर रहे हो, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो आपस में। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम सब आगे आएंगे, मोहल्ले वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब, हमारा ये एक ही काम रहेगा कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी है। अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब भी निकलेंगे मास्क प्रॉपर तरीके से पहना हुआ होगा, और हम
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और बार बार हाथों को सैनिटाइज करेंगे। मैं समझता हूं कि यदि हम ये सब कर लेंगे और आप और हम सब मिलकर के यदि इस चुनौती से निपटेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। थैंक यू केके शर्मा सर। आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने जो हमें कंटेनमेंट जोन और सबके बारे में बताया आप सर, लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं, ये सब है, कई लोग बहुत आपसे पूछना चाहते हैं कि हाँ कौन है। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कौन है? बिल्कुल। हाँ यस, आप पूछ सकते हैं फरहान। हाँ माइक ऑन करें आपका। हाँ पूछिए आप सर से क्या बोलना है। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते फरहान, बताइए। सर कैसे हैं सर आप? बड़ा खैर मैं बिल्कुल मैंने ठीक सर हूँ। आपके साथ मैं मैंने बिल्कुल सर आपके साथ काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था सर। अच्छा अच्छा। कोविड हमने सर आपके साथ ही देखा। जी और जी सर जो है वो टॉक में आपका जैसा आपने जितना अभी तक बताया सर, बिल्कुल सर हमने ये चीज नजरों से हमने खुद देखी है। तो ये चीज देखी, और सर तीसरी चीज ये देखी जो आपने चित्तौड़ के बारे में जो एक्सपीरियंस बताया वो जी बहुत जी शानदार थे सर। जो ये आपके कोई जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो कोविड पॉजिटिव हैं जिनका वो बन चुका है, इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उनका इसमें सर इस्तेमाल किया सर, ये बहुत ही शानदार था सर। पहले बड़ी मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर सबिया जी को और बाकी लोगों को कि फरहान जी मेरे साथ में था टॉक में, बहुत अच्छा ये हमारा एक वो टीम का वो था, सदस्य था। और इन्होंने आईटी का काम जो हमारा वो संभाल रखा था आपस में। जो मैं कोविड इन्फो ऐप की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास में डेटा लेके आते थे कि सर आज इन 10 दिनों से आपको बात करनी है। जिन्होंने वॉयलेट किया, जो एक जियो फेंसिंग क्रिएट करता था, आईटी क्रिएट करती थी, उस जियो फेंसिंग के जो वॉयलेटर्स होते थे उनसे मैं व्यक्ति से बात करता था, भैया आपको ये होम आइसोलेट होने के लिए कहा था, आप कहाँ चले गए थे आपस में। तो ये फरहान ही थे जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू फरहान, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद बोलिए सर को। करने अच्छा काम किया। हाँ और कौन? ये सर बहुत सारे सर, ये तो पूरा ऐसे कितने नमस्कार सर। हम्म, हाँ नमस्कार नमस्ते। हाँ सर, सलीम खान। आप पूछ लीजिए आप। सर हाँ सर ने सलीम आप जो जितनी भी बताइए जी सर ने बताइए। जितनी भी चीजें बताई सर ने ये धरातल पे उतरा इसमें टॉक में बहुत अच्छे से काम किया। और एक बात शायद जो सभी लोगों को पता नहीं होगी, एक समय टॉक के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव केस थे, लेकिन जिस दिन सर का ट्रांसफर हुआ उस दिन टॉक में एक भी एक्टिव केस नहीं था, एक भी एक्टिव केस नहीं था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हाँ देखिए वेरी बहुत गुड बड़ा अचीवमेंट है। ये सलीम वेरी भाई गुड। आपकी चांस की बात है। मैं जब चित्तौड़ गया था तो वहाँ केसेस कम थे और जाने के बाद में बढ़ गए थे केसेस आपके उसमें। ये चांस की बात है आपके उसमें ये। नहीं था काम लेकिन सर अच्छा। हमारे टॉक में तो एक भी एक्टिव केस नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सर ने डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में 1 लाख से ज्यादा किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपए दिलवाए। और भी ओह सर ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए। टॉक में क्या बहुत ज्यादा सेंसिटिव माहौल रहता है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन सर के टाइम में पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। एक बार इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई भी तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी माली नुकसान नहीं हुआ। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू सलीम भाई, थैंक यू। और कौन पूछेंगे? सब बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ हमारे हाँ डॉक्टर बत्रा सर है, तो सर आप लोग सर से मेल पे या उस पे कर लेंगे प्लीज कांटेक्ट। सर आपको बहुत लोग मिस कर रहे हैं, देखिए कमेंट लिख रहे हैं कि वी आर मिसिंग केके शर्मा सर एज कलेक्टर ऑफ टॉक एंड चित्तौड़। चित्तौड़ के भी है कहीं है सर, बट प्लीज सॉरी हम शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो इसलिए। सर नहीं, रिपुंजय सिंह सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, रिपुंजय हाँ सिंह जी सर। बताइए। हाँ तब आपका माइक्रोफोन। नमस्कार सर। मैं हाँ आप नमस्कार जब हाँ 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 आप जब अजमेर थे सर, जब बिल्कुल आपसे काफी रूबरू हुए थे बिल्कुल। आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। सर। हम लोग ओटीएस में काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए हैं। इस बार हमने करीबन 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स कराए इस बार। हमारे पास में और आपके आपके हमारे पास आपके प्रोफेशनल्स आए थे चित्तौड़ में भी, तो काफी तारीफ करते हैं। और अभी जो यंग ऑफिसर्स लगे हुए हैं चित्तौड़ में करीब 7 या 8 हैं, तो आपके सर बारे में बताते रहते हैं, सुना है काफी आपके बारे में। सर हमने काफी इसको प्रमोट किया है। और नई जो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो एनआईडीएम और एनडीएमए की आती हैं, उनके जी जी मार्फत हम जितने भी जिला प्रशासन में और जो फर्स्ट फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उन सबको हम इसको ग्रुप में जोड़ते हैं। हमने काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सिविल डिफेंस के बना रखे हैं और पुलिस के बना रखे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर्स के, आयुर्वेदिक जो जिन लोगों की हमने ट्रेनिंग करवाई है।
प्लस स्कूल एजुकेशन के बहुत सारे टीचर्स के इनके भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं बहुत सारी हम इस पे शेयर करते हैं। प्लस जिस 2005 एक्ट की आप बात कर रहे थे, हम उसकी हमने एक जी। बुकलेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपवाई है और हम बिल्कुल। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और सब जगह बंटवाते हैं कि इसका यूज एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सके और बाकी लोग भी कर सकें। तो नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जी, आपकी दीपा बहुत अच्छा काम कर रही है, दीपा बहुत अच्छा काम कर रही है और प्लीज कीप इट अप। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं जोधपुर से। हाँ जी, बताएं। सर मेरा एक एनजीओ है कौमी एकता पार्यावरण संस्थान जोधपुर, जी जी। उसका जो है सेक्रेटरी हूँ। लेकिन जो चिरंजीवी जो अभी चला है स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा उसमें योजना। सरकार ने जो जोड़े हैं, जी। तो जब कोई पेशेंट वहां पे जाता है तो वो मना कर देते हैं कि ये हमारे उसके अंदर सर्कुलेट में नहीं आया या डिजीज हमारे उसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। तो राजस्थान सरकार की किसी भी वेबसाइट के अंदर ये डिक्लेरेशन नहीं है कि ये डिजीज को जो है ये हॉस्पिटल जो है इसको देखेंगे या ऑपरेशन करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे। तो कहीं पे भी ये मिल सकता है क्या सर कि ये डिजीज है? 1500 और कुछ मेरे ख्याल से 71 या 72 उसके लिए डिक्लेरेशन किया था सीएम साहब ने, लेकिन उसकी लिस्ट कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं एकदम से तो आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन लिस्ट बिल्कुल मैं श्योर हूँ 100% उपलब्ध होगी। मैं डॉक्टर सबिया जी को भेज दूंगा तो आपको वो उपलब्ध करवा देंगे आप इसमें। वो नाइस टॉपिक सर, वेरी थैंक्सफुल टू यू सर, क्योंकि बहुत से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनको भेज देते हैं सर, वो बहुत परेशानी में आ जाते हैं। कई ऐसी हैं। बिल्कुल आप सही करें। नई योजना है आपस में, इसमें थोड़ा टीथिंग ट्रबल होती है आपस में ये। और अभी लेकिन हाँ, अभी इस वक्त ज्यादा जरूरत है आपको इसमें ये। तो ये मैं आज ही आपके इसमें करके और आपको डॉक्टर सबिया जी को भेज दूंगा तो आपको उपलब्ध करवा देगी। और आपके अब मैं जहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री में भी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, जहाँ पर भी मैं बात करके ये कोशिश करूंगा कि उनको इस तरह के डिजीज की लिस्ट करवा दी जाए। जी सर, नेट पे अवेलेबल हो जाए तो कम से कम आदमी बात कर सकता है, एनजीओ वाले जाकर उनको समझा सकते हैं कि ये लिस्ट में है, क्योंकि वो तो डिनाई कर देते हैं सर। और कहीं पे भी ये नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल की लिस्ट तो अवेलेबल है सर, बट इनकी ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है सर। नहीं, आपका बिल्कुल सही है, आपका काफी जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है आपका। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाह रहे थे डॉक्टर ललित बत्रा? है जी। हाँ सर, ललित बत्रा सर। हाँ, के शर्मा सर एंड आप की नोट स्पीकर सर। ठीक है, ललित बत्रा सर, ही इज आल्सो ऑनलाइन। ओके, नमस्कार डॉक्टर। जय सर। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ललित सर, डॉक्टर ललित सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, अब बताइए। हाँ, आपकी बोलिए सर, आ रही है। डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। हाँ सर का पता नहीं क्यों। सर दिख रहे नहीं अब। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपको इसमें। ललित सर आपकी आवाज नहीं आ रही ललित जी। हाँ, माइक म्यूट है। हाँ, अब ऑन हुआ। अब आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है, अब आ रही है ठीक। सर, लेकिन आप दिख रहे नहीं है। दिख नहीं रहे? हमें दिखाई दे रहे हैं। हेलो? नहीं, ही इज विजिबल एंड ऑडिबल बोथ। हेलो? हाँ सर, यू आर विजिबल एंड ऑडिबल बोथ। यू मे कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू। हाँ, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है सर, हाँ, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू के शर्मा सर, थैंक यू a वेरी lot मच for your informative lecture and जी। sir, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद हाँ, टू जय ऑल। हिंद सर। जय, थैंक यू। हाँ, can you hear me all? यस। अच्छा, हाँ, I welcome Dr. Lalit Batra sir, Senior Professor Secretary SMS Medical College. Sir, we are very privileged to have you with us because our students, they were keenly interested and your name is so renowned. So, sir, he's the person who is the doctor who follows the oath till today, what oath he has taken, and he's always ready to serve the humanity. He is a former president of Indian Psychiatry Society North Zone
Senior Professor Secretary, SMS Medical College, Jaipur. Sir is author of 3 books on mental health. More than 20 research papers has been written by him, and his many articles are in national newspaper. Sir Lalit Batra sir, he's a human being who treats the psychology of the person, and today in this panic period, in this pandemic, when we are all going through the pain, his lectures are going to be a panacea that will relieve the pain of the students and the attendants who are here. So he's a very renowned psychiatrist, and so we are very privileged to have you with us. I welcome Dr. Lalit Batra sir. Thank you. Namaskar, Sandhya ji, for very nice words which you have spoken about me. Now today I am going to tell you about the mental health. Basically, साथियों, I think Hindi will be better. It will be understandable to all. Yes sir, Hindi. ठीक है ना? तो today we are talking about mental health, and the mental health is a real health basically. अगर हम माने तो जो हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो हमारी एक बहुमूल्य संपत्ति होती है, एक वो हमारी अनमोल धरोहर होती है। और चूंकि अभी हम एक ऐसी अकाल्पनिक समस्या, या अकाल्पनिक इसलिए है कि वर्तमान में बहुत से लोगों ने जो कि यंगर एज ग्रुप के लोग हैं, जो 20 और 30s के अंदर हैं, उन्होंने पास्ट में कभी ऐसा देखा नहीं, इस तरीके की कोई स्थिति आते रहे समाज के अंदर। तो इसलिए मैं इसको अकाल्पनिक कह रहा हूँ। हालांकि पूर्व में भी पेंडेमिक आती रही हैं और इससे भी गंभीर पेंडेमिक जो है वर्ल्ड ओवर हुई हैं, लेकिन वर्तमान में पिछले अगर 50 सालों को देखें तो ये एक ऐसी अकाल्पनिक स्थिति है जो कि हम सभी को प्रभावित कर रही है। देखिए, इस पेंडेमिक में जैसा कि हम देख रहे हैं, कोविड टाइम में ये एक ऐसी समस्या है जो कि व्यक्ति के फेफड़ों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर देती है, और उस वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारी मॉर्टेलिटी हो रही है, बहुत सारे लोग जो है वो समय से पूर्व ही हमको छोड़ के जा रहे हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है जो कि सचमुच में बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। और ये व्यक्ति को तो हम अपने लोगों को तो खो ही रहे हैं इस स्थिति में, लेकिन साथ साथ में ये देख रहा हूँ कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि लगभग पिछले 16 महीनों से 15 महीनों से हम इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। पिछले 15 महीनों से काफी लंबे अरसे तक हम लॉकडाउन की अवस्था में रहे, और लॉकडाउन की वजह से लोगों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, बेरोजगारी की समस्या हो गई, लोगों के स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया। इसके अलावा बहुत लगातार कोरोना की गति जो है वो पहले फर्स्ट वेव आई जिसमें धीरे धीरे बढ़ते हुए अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक बहुत अधिक पहुंच गई। उसके बाद थोड़ी राहत की सांस ली कि भाई शायद अब ये खत्म होने लगेगा, लेकिन उसके बाद सेकेंड वेव आ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि लगभग ये स्थिति पिछले 14-15 महीने से लगातार बनी हुई है। और बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। उनको लगता है कि भाई कई स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एज होने का उनको खतरा लग रहा है। कई स्टूडेंट्स जो 11th-12th के अंदर हैं उनको लगता है कि भाई आगे वो नीट की, जेई की या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक खतरा लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। एंड पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, अनसर्टेनिटी। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते भी हैं कि जिनका ये कहना है कि साहब डॉक्टर साहब जब से हुआ है ये बहुत उदास रहता है, या हर समय में इसको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। तो ये जो स्थिति है ये निश्चित तौर पर हम सभी के मानसिक स्वास्थ्य पर एक गहरा असर डाल रही है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, है ना। हम देख रहे हैं हर रोज मैं सोचता हूँ कि मैं ही नहीं, लगभग सभी के रिश्तेदारी में, दोस्ती के अंदर, फ्रेंडशिप के अंदर, परिवार के अंदर कोई ना कोई कैजुअलिटी हो रही है, कोई ना कोई व्यक्ति जो है इस बीमारी से ग्रसित हो रहा है। और हमें एक भय अंदर से लगा रहता है कि कहीं कोई हमसे बिछुड़ ना जाए,
क्या हम सब लोग साथ रह पाएंगे, क्या क्या कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि कोई चला जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो एक चिंता लगातार बनी रहती है। जैसा कि आपने कहानी सुनी होगी कि भाई अगर हम एक भरे हुए गिलास को जो है 5 मिनट तक पकड़ते हैं तो हमारे को कुछ नहीं होता, अगर हम उसी गिलास को 15-20 मिनट तक पकड़ते हैं तो हमें थोड़ी सी थकावट होती है, अगर हम उसी गिलास को लगभग 1-1.5 घंटे तक पकड़े रहते हैं तो हम पकड़ नहीं पाते और असहाय होकर उसको छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई एक ही स्ट्रेस, एक ही तनाव लगातार बना रहता है दिमाग में और हम उसको लगातार बनाए रखते हैं अपने दिमाग में, तो वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। और यही स्थिति जो है कोरोना के केस में हो रही है, क्योंकि 15 महीने पहले आया हुआ ये तनाव अभी तक भी बरकरार है और इस वजह से है ना लोग मानसिक तौर पर काफी टूट रहे हैं, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य जो है वो काफी बिगड़ रहे हैं। तो ये तो हुई कि भाई किस प्रकार से ये जो परिस्थिति है ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रभाव डाल रही है। अब कैसे ये प्रभाव डाल रही है, ऐसी कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि मानसिक तौर पर जो है हम देख रहे हैं कि लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली जो एक स्थिति है जो कि आप लोग भी कई बार अपने आसपास में देखते होंगे, खुद भी कई बार अनुभव करते होंगे, वो है अनिद्रा या स्लीप डिस्टर्बेंसेस। प्रायः ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो हैं वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस से ग्रसित हो रहे हैं। हमारे पास कई बार कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं साहब हम रात को सोते हैं 2-2 घंटे तक नींद नहीं आती, दिमाग में विचार चलते रहते हैं, हर समय विचारों के चलते जो है वो 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है। उसके बाद हमें इस बात की टेंशन हो जाती है कि मेरे को अभी तक 2 घंटे से नींद नहीं आ रही। तो इसलिए क्या है कि हमारा साइकिल जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ऐसे समय में मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप अपने रूटीन को खराब नहीं होने दें, चाहे आप हो चाहे आपके रिश्तेदार हो, सभी से ये निवेदन करें कि भाई आप अपना जो रूटीन है उसको नॉर्मल रखें, उसको बिगाड़े नहीं। निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर उठना, निश्चित समय पर भोजन करना, निश्चित समय पर अपनी पूरी दिन भर की गतिविधियों को करना, वो एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपकी स्लीप को नॉर्मल रख सकती है। होता ही है कि कई बार हमने है ना अनिद्रा रही, कई देर तक रात को सोए नहीं और सोने के बाद जब हम उठे तो फिर हम सुबह देर तक सोते रहते हैं, फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं या दोपहर को कई देर सो लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट डे फिर वापस हमको स्लीप डिस्टर्बेंस होने लग जाता है, फिर हम उसको और पोस्टपोन कर देते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि साहब आप रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक तो नींद नहीं कर पाते हो, उसके बाद लंबे समय तक नींद करते रहते हो। तो ये जो सारी स्थिति है ये जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस को बढ़ाती है। इसलिए आप अपने रूटीन को जितना अच्छे से फॉलो करेंगे उतना आपकी अनिद्रा की जो समस्या है वो नॉर्मल रहेगी। दूसरी जो समस्या है वो हम देखते हैं जो कि प्रायः आजकल लोगों में बहुत हो रही है, वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या यूं कहते हैं चिंता, है ना। एक कहावत है कि चिंता चिता समान होती है। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो ये कुछ हद तक हम इसको ये मान सकते हैं कि भाई ये जो है सच है, क्योंकि अगर व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है, अगर व्यक्ति में अत्यधिक चिंता रहती है तो वो उसके दैनिक जीवन को, उसकी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। हम किसी कार्य को नहीं कर पाते, हर समय में सोचते रहते हैं, हम किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, हर समय में दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, है ना, वो अभी तक आया नहीं है, वो मास्क नहीं पहनता है, वो ये नहीं करता है, वो अगर ना बाहर घूमता रहता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये व्यक्ति में चिंता को पैदा करती हैं और वो चिंता जो है वो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। तो इसलिए दोस्तों, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसी है जो सदैव आती नहीं है और इसमें बहुत सारी चीजें हमें जो है ईश्वर और अल्लाह पर भी रखनी पड़ेंगी, कि भाई उसके आसरे पे भी रखनी पड़ेंगी कि भाई ये जब जैसा होगा वैसा होगा। ठीक है, हम हमारे जो प्रयास हैं वो कर सकते हैं, हम मास्क पहन के रह सकते हैं हमेशा, हम 2 गज की दूरी बना के रख सकते हैं, 4 गज की दूरी बना के रख सकते हैं, हम जो है आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्रभाव से किसी चिकित्सक को दिखा सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी अगर कोई चीज कई बार घटित हो जाती है तो हो सकती है वो। तो इसलिए क्या है कि आपको ये जो अनावश्यक चिंता है इसको नहीं करना है, क्योंकि चिंता जो है वो आपके शरीर को पूरी तरीके से प्रभावित करती है और बहुत सारी जो रोग है वो चिंता की वजह से ही होते हैं।
जैसा कि ब्लड प्रेशर का होना है, मतलब हाइपरटेंशन है, काफी हद तक उसमें एंजाइटी का रोल होता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि कई बार डायबिटीज है, जो एक्सेसिव वरीज और एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से उसका डायबिटीज कंट्रोल जो है वो रिलेटिवली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए क्या कि अगर हमारी चिंता कम रहेगी तो निश्चित बात है कि हम जो है अपने आप को शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर बेहतर रख पाएंगे। इसके अलावा कई बार हमने आजकल देखा है कि बहुत से लोगों को पैनिक अटैक्स होने लगे हैं। पैनिक अटैक्स में उनको एकदम घबराहट होती है, उनको कहते हैं कि साहब मेरे तो सांस ही नहीं आ रही है, मेरे को तो बहुत ज्यादा बेचैनी लग रही है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पाल्पिटेशन हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को पैनिक अटैक बोलते हैं, जो कि एक्सेसिव चिंता का ही एक रूप है। और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, जब से कि कोरोना की सीवियरिटी बढ़ी है या कोरोना ज्यादा लोगों को अपने उसमें लेने लगा है, जद में लेने लगा है, तब से लोगों में पैनिक अटैक्स की प्रवृत्ति भी बढ़ गई है। हालांकि जब वो व्यक्ति चिकित्सक के पास अपनी जांच कराने के लिए जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आता है, उसकी जो है वो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी तो सांस रुक गई, मैं तो चला जाऊंगा, बस मेरे को तो कुछ हो जाएगा, आई एम गोइंग टू डाई एंड नोबडी इज गोइंग टू हेल्प मी। तो ये जो कंडीशन है, ये जो है वो पैनिक अटैक्स की कहलाती है। प्रायः पैनिक अटैक्स कुछ मिनटों तक ही रहते हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को चिंता मुक्त रखेंगे तो निश्चित तौर पे पैनिक अटैक्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई पैनिक अटैक्स जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप किसी चिकित्सक से सलाह ले लें, तो वो आपको जो है इस मामले में सहायता दे सकते हैं, इस मामले में दवाई दे सकते हैं। इसकी काफी प्रभावी दवाइयां उपलब्ध होती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सभी लोगों को एक इर्राशनल फियर है कि भाई जो है वो हम सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से जीते रहते हैं। हमें हल्की सी भी कोई दिक्कत होती है तो हम उसको तुरंत किसी भी ना किसी रूप में कोरोना तक ले जाते हैं। हमें किसी को कुछ भी होने लगता है तो तुरंत वो उसको किसी ना किसी रूप में कोरोना तक ले जाता है। तो ये जो इर्राशनल फियर है कि हर समय में ये डर बने रहना, हर समय में कि भाई ये दरवाजा मत खोलो, ये खिड़की मत खोलो, ये यहाँ पे ये मत करो, ऐसे नहीं, ये नहीं करो। क्या है कि अभी एक बहुत नई यूनिवर्सिटी, जिसको कि हम जो कह सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसका जन्म हुआ है। तो उसमें क्या है, बहुत सारी जो है वो मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल रही हैं। लोग जो है तरह तरह की नकारात्मक खबरें जो है उसमें दे देते हैं, डरावनी खबरें दे देते हैं कि भाई इसमें ऐसे हो जाता है, इसमें ऐसे हो जाता है। और तो मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह है कि उन नकारात्मक खबरों से दूर रखें अपने आप को। आप अपने आप को नकारात्मक खबरों से जितना दूर रखेंगे उतना आपको बेहतर, आप उतने बेहतर रहेंगे। आप देखिए कि सुबह से तक आप बोलिए तो साहब वो पता चला कि साहब वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं, उनको जलाने के लिए या उनको वो करने के लिए, सुबह खाक करने के लिए उनको स्थान ही नहीं मिल रहा है। इस तरीके की खबरें कई बार इंटरनेशनल मीडिया में भी आती हैं, नेशनल मीडिया में भी आती हैं, और प्लस जो है वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी चलते रहते हैं। इसी तरह लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये जो सारी चीजें जो है ना, इनको हम जितना अधिक देखेंगे, देखिए इनको देखने से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ये बात निश्चित है। इनको देखने से हम अपने आप में अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, हम पैनिक हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हम एकदम एक प्रकार के इरेशनल फियर से और अत्यधिक जो है वरीज से ग्रसित जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमको इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम अनावश्यक रूप से जो है ना, मतलब इन चीजों को ना देखें, इन नेगेटिविटिज्म को अपनी लाइफ से दूर रखें, तो हम एक अच्छी मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मेंटल हेल्थ रिलेटिवली सुरक्षित रह सकता है, हमारा मेंटल हेल्थ रिलेटिवली अच्छा रह सकता है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकार की खबरों पर ना जाएं, इस प्रकार की वीडियोस को ना देखें और ना ही शेयर करें। उसके बाद कई लोग जो है वो आप देखेंगे कि इन दिनों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं, ओसीडी बोलते हैं उसको। वो क्या है कि बार बार हाथ धोने लग जाते हैं, हर सेकंड में, हर मिनट के अंदर हाथ धोते हैं, या बार बार जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों की अनावश्यक और बड़े लंबे समय तक सफाई करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो वैसा कर रहे हैं। तो ये जो इस कंडीशन है, ये है कई बार जो लोग हैं उनको ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का रोगी बना देती है, जिसमें एक ही एक चीज को बार बार करना, अनावश्यक रूप से करना, और ये जानते हुए कि ये मैं अनावश्यक कर रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी उसको करना,
तो ये जो है स्थिति, ये ओसीडी के सिम्टम्स को क्रिएट कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार कई जने जो है वो अपने इस फियर को दूर करने के लिए, अपनी इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए नशों का शिकार होते चले जा रहे हैं। कई लोग जो है, मैं ऐसे कई जनों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि साहब जो है मैं तो साहब रात के 2 पैक पी लेता हूँ, फिर मेरी तो शांति रहती है, मेरे दिमाग में बातें नहीं आती। आप ध्यान रखिए कि नशा नशा ही होता है। अगर वो एडिक्टिव सब्सटेंस है, वो उसकी ये उसकी तासीर है कि वो जो उसको लेगा वो उसको अपना गुलाम बना लेगा। तो इसलिए क्या है कि आप इससे जितना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नशा जो है वो कभी भी तनाव को कम नहीं करता, वो तनाव को कुछ क्षण के लिए ढक देता है। तो इसलिए जो है जैसे ही उसका प्रभाव खत्म होगा, तनाव उससे कहीं अधिक गंभीर रूप में बाहर आएगा। तो इसलिए क्या है कि नशा किसी भी तनाव का कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। और मैंने आपको जैसा कह रहा था कि जो व्हाट्सएप के अंदर भी बहुत सारी खबरें आती हैं कि साहब फला व्यक्ति कहता है कि आप रोज पियो तो आपको कोरोना नहीं होता, दूसरा व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे को ये पीने से कोरोना नहीं होता, कोई तीसरा कहता है कि साहब ये रेगुलर स्मोकिंग जो है वो कोरोना को दूर रखती है। तो ऐसी बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो भी हमको देखने में मिल रही है, और लोग जो है बहुत सारे पेशेंट नशे चले आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास इसके के लिए भी आ रहे हैं कि साहब जब से कोरोना हुआ है ये बहुत ज्यादा नशे के अंदर चले गए हैं और इनकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। और एक जो चीज है वो जो हम बहुत ज्यादा इन दिनों में देख रहे हैं वो है डिप्रेशन। जैसा मैंने आपको बताया, लॉकडाउन या बेरोजगारी बच्चों को लगा है, मैंने हम कैसे पढ़ें, बच्चों को ये लग रहा है कि हमारे करियर का क्या होगा, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ गए हैं, खाने लोगों के पास अपनी जरूरतों के लिए कई बार सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट जो है वो कई बार तो जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है, और कभी उपलब्ध होता है तो कई जनों को वो कॉस्टली लगता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये व्यक्ति को धीरे धीरे अनावश्यक अवसाद, अनावश्यक तनाव देती है, और तनाव लगातार रहती है तो उसमें डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। तो अगर कभी भी कोई जो चुप रहने लग गया है, किसी से बात नहीं करता है, अपने आप को उदास महसूस करता है, उसके दिमाग में इस तरीके की अगर स्थिति है तो वो आप समझ लीजिए कि उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे लोगों के ये रहे कि आप उनसे लगातार बात करते रहें, उनके साथ में जो है वो एक सामंजस्य, एक संवाद बनाए रखें, क्योंकि अगर संवाद बनाए रखेंगे तो निश्चित बात है कि हम उसके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई जो है क्या क्या समस्याएं इससे हो सकती है। अब कैसे हम जो है वो इस समस्या को दूर करें, कैसे हम इस समस्या से निजात पाएं, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस बात का कोई औचित्य नहीं होगा जो मैंने आपके सामने कही है, क्योंकि सॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट। एंड सॉल्यूशन इज, देखिए सबसे पहली जो मैं मानता हूं बात, कि आप अपने इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन को कम कीजिए, ठीक है ना। हम जो है बहुत ज्यादा इसमें घुस गए हैं, हम बहुत ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम जितना ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम उसके बारे में उतनी अधिक नकारात्मकता प्राप्त करते हैं। देखिए आज हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे ग्रसित हुए हैं, लेकिन उसमें 2 करोड़ 40 लाख लोग लगभग जो है वो ठीक भी तो हो रहे हैं। आज हमारे देश में मृत्यु दर जो पॉजिटिव केसेस है की वो 1% के लगभग है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 99% लोग इससे ठीक होते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज जो है ये कोई जानना नहीं चाहता और ये कोई किसी को देना नहीं चाहता, अपितु हम इसके बारे में नई से नई अफवाह रोज सुनते रहते हैं और अपने दिमाग को और अधिक तनावग्रस्त करते रहते हैं। तो इसलिए पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डरें नहीं, मुकाबला करें, सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जैसा कि सभी लोग कहते आए हैं, अभी कलेक्टर साहब ने भी बोला था और भी सभी जो है वो हम रोज पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई मास्क जो है और जो 2 गज की दूरी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे ही आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है आप तुरंत प्रभाव से वैक्सीनेशन के लिए जाइए।
क्योंकि अभी जो है इसका इलाज जो है वो वैक्सीनेशन ही है। अगर हम वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे, वैक्सीनेशन को जितना जल्दी हम लगवाएंगे, उतना जल्दी इसमें प्रोटेक्शन होगा। देखिए अभी वर्तमान में जितने केसेस आ रहे हैं उसकी वास्तविकता ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी उनमें पहली बात तो इन्फेक्शन के होने की दर काफी कम है। दूसरी बात यह है कि उन लोगों में अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो वो इन्फेक्शन की जो मृत्यु दर है वो नगण्य है, तो इसलिए जो है वो जल्दी ठीक हो रही है। तो इसलिए वैक्सीनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक सॉल्यूशन है, और हम इस सॉल्यूशन को जितनी जल्दी प्राप्त कर लेंगे हम उतना बेहतर रहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारजनों, अपने मित्रों के संपर्क में रहें। देखिए सामाजिक बाध्यता है, दूरी की बाध्यता है, उस वजह से हम उनसे मिल तो नहीं सकते और मिलना उचित भी नहीं है, लेकिन हम उनसे संपर्क बना के रख सकते हैं। संपर्क रखने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता। आज फोन एक ऐसा माध्यम है कि हम अगर दिन में 4 जनों से बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, एक दूसरे को संबल देने की बात करते हैं, तो वो भी आपको एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो मिलता है। एक बहुत बड़ा जरिया है ये आपको, है ना, पॉजिटिव रखने के लिए। तो इसलिए आप संपर्क बनाए रखें, वीडियो कॉल कर लिया करें, फोन कर लिया करें। दिन में जितने अधिक लोगों से संपर्क बनाएंगे आप उनका भी भला करेंगे और अपना भी भला करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाचार, टीवी, इंटरनेट, ये जो सारे चीजें हैं इन पे हमको नकारात्मक खबरों से दूर रहना है। सिर्फ सकारात्मक और मोटिवेशनल खबरें ही देखनी है, क्योंकि यही खबरें जो है वो हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगी, ये जरूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अपन ने शुरू में बात करी थी कि हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको अपना स्लीप वेक साइकिल जो है वो बना के रखना है। रोज निश्चित समय पर सोइए, निश्चित समय पर उठिए, और सोने से पहले अपने कमरे की लाइटें बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल एकदम हल्के वातावरण में सोइए, दिमाग में किसी प्रकार का बोझ मत रखिए। अच्छा म्यूजिक सुनते हुए सोइए या अच्छी किताब पढ़ते हुए सोइए, तो आप जो है अपनी नींद को भी अच्छा रखेंगे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे। अपने रूटीन, जो रेगुलर रूटीन है, उसको फॉलो कीजिए। मैं मानता हूँ कि आजकल लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं, आजकल लोग गार्डन्स बंद हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन है ना, अगर हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकती है। देखिए हम जब रेगुलर वॉक करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी फॉर्म में करें, तो उससे हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको कि हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। और वो एंडोर्फिन्स जो है दे आर नेचुरल मूड एलिवेटर्स। वो प्राकृतिक तरीके से ही हमारे अंदर मूड को बेहतर करते हैं, मूड को एलिवेट करते हैं। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत आवश्यक है। पौष्टिक आहार लें, अनावश्यक तला भुना आहार ना लें, पौष्टिक और प्रोटीन युक्त आहार लें। जितना भी प्रोटीन युक्त आहार होगा वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखेगा। देखिए अभी की स्थिति के अंदर परिवार एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, तो इसलिए परिवार का, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग जिस प्रकार की स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं उसमें परिवार का सपोर्ट और परिवार का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक दो जनों के ही समस्याग्रस्त हो जाने से, बीमार हो जाने से परिवार के सारे लोग ही जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के बीच की लाइजनिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है। खाली बैठे एक साथ भोजन करें, आपस में घर के अंदर इंडोर गेम्स खेलें, कैरम खेल रहे हैं या दूसरी चीजें खेल रहे हैं, साथ हंसे, अच्छी पिक्चरें देखें, कॉमेडी मूवीज देखें, कॉमेडी सीरियल्स देखें। तो ये सब चीजें जो है ये आपको पॉजिटिव रखेंगी। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको एडिक्टिव सब्सटेंसेस नहीं लेने। अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन या और अन्य प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन वो निश्चित तौर पे ही आपको और अधिक उदासीन बनाते हैं, वो और अधिक डिप्रेस बनाते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अपने उदासी को, अपने तनाव को कम करने के लिए इनका सहयोग ना लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि हेल्प अदर्स, हेल्प ईच अदर, बिकॉज हेल्पिंग जो है वो एक बहुत बड़ा, एक इज ए ग्रेट टूल टू ओवरकम डिप्रेशन। अगर हम जो है दूसरे की हेल्प करते हैं और उससे जो खुशी मिलती है वो खुशी निश्चित तौर पे हमको सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं से दूर रख सकती है। तो इसलिए हमको एक अच्छी
कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाती है, जैसा कि आप लोग सब कर ही रहे हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। मैं अभी सुन रहा था कलेक्टर साहब को, तो वो उनके एफर्ट्स जो है इस विषय में काफी अच्छे और सराहनीय थे। तो इसलिए हम जितना अधिक अपने आप को एक दूसरे की सहायता में लगाएंगे, उतनी अच्छी खुशी प्राप्त करेंगे। और इन सब के बावजूद भी अगर किसी भी क्षण आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भाई है ना, मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मेरे घर वालों में किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको तुरंत मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इस बारे में दिमाग में किसी प्रकार की हिचक रखने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार में किसी प्रकार का स्टिग्मा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इस महामारी के दौरान डिप्रेशन की दर बढ़ गई है, इस महामारी के दौरान लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं, और बहुत सारे जो है आपने खुद ने भी देखा होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी सुसाइड कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कई बार इस तरीके के प्रयास करते हैं। तो मेरा एक मानना है कि अगर किसी क्षण ऐसा लगता है आपके किसी दोस्त में, खुद में, परिवारजन में, रिश्तेदार में, कि भाई व्यक्ति जो है वो मानसिक अवसाद से ग्रसित दिखाई देता है, तो आपको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैं आपके सामने कहना चाहता हूं और कह रहा हूं। देखिए, ये दौर मुश्किल दौर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दौर मुश्किल है लेकिन निकल जाएगा। अगर हम सबका सहयोग रहेगा, अगर हम सब साथ रहेंगे, तो ये दौर भी निकल जाएगा और हम वापस पुरानी स्थिति के अंदर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर ललित बत्रा सर। और आपका लेक्चर सच में मेरे स्टूडेंट बहुत चाह रहे थे, अभिभावक भी एक पेनिसिया की तरह काम करेगा कि लोग आप अब सर आ गए, अब आप लोगों को अपने कोई भी जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो सर से पूछे, या आप लोग पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया बच्चों, स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? राहुल में रेज हैंड की तरफ से क्या हुआ? हाँ पूछो। सर का लेक्चर बहुत ही पॉजिटिव रहा है। हाँ सर का लेक्चर बहुत पॉजिटिव रहा है आज के दौर और आज के हालात में। बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर का, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। लोग सर बहुत खुश हो, मैंने कहा था ना आपको सर, लोग आपके लेक्चर स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा मैं आपको इतने अच्छे प्रोफेसर का सुनाऊंगी लेक्चर। सर रिपुंजय सिंह सर, हाँ बोलिए। अभी मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ पूछिए अनीता जी पूछिए। हाँ अनीता जी, यस यू कैन। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जा रही हूँ। नमस्कार। आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा हाँ रही। अनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनीता मैम नमस्कार आपकी डॉक्टर। वॉइस नहीं है। हाँ यस। हाँ बोलिए अब आ रही है, बोल। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, मैं जानना चाह रही थी कि काफी यंग है वो, पर अभी वो आवाज नहीं आ रही अनीता जी। सब कुछ है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ आ रही बोलिए है अनीता जी। हाँ आ रही है, आप बोलिए। हाँ हाँ, मैं जानना चाह रही थी डॉक्टर से कि मेरे ही परिवार में कोई एक कैजुअलिटी हो गई थी, काफी यंग है, कोरोना से ही हुई थी। जी हाँ मैडम। आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो अभी तक वो परिवार उस चीज से उबर नहीं पाया है। हम लोग काफी कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना में निकलना संभव नहीं है, उनके घर पे जाके रहना संभव नहीं है, तो केवल फोन पे ही बात हो पाती है। तो थोड़ा सा, क्योंकि जो उनकी वाइफ है, मतलब मेरी मामी है बेसिकली, तो वो अभी तक इस चीज से निकल नहीं पाई हैं, जबकि काफी टाइम 5-6 मंथ्स हो गए इस घटना को। हाँ तो मैडम मेरे आपसे आग्रह, और आपको लगता है हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर जी। हाँ तो आप वहाँ पर ही मनोचिकित्सक से सलाह लेके एक बार ट्रीटमेंट चालू कर दें। देखिए इस तरीके के केसेस में कोई बहुत लंबे ट्रीटमेंट्स नहीं चलते, हम 1 से 1.5 महीने 2 महीने के ट्रीटमेंट व्यक्ति को एकदम सही कर सकते हैं। और एक बार क्या है, घर का एक व्यक्ति जो बीमार होता है वो अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट शो करता है तो बाकी इंप्रूवमेंट आने लगता है, क्योंकि इमोशनल
जी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो क्या होता है, नेगेटिविज्म को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। तो ये अगर आपको जी बाहर नहीं आ पा रही हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको है ना ट्रीटमेंट करवाएं उनका एक बार। सर कोई अनीता जी, सर बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट, सर बहुत पॉजिटिव एनर्जी करते हैं। ललित बत्रा सर से ही आप उनको कराएं। एक सवाल मैं कर सकता हूँ? ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। जी थैंक यू। हाँ बोलिए। सादिक बोल रहा हूँ मैम, मैं दैनिक भास्कर से। हाँ हाँ बोलिए, यहाँ से पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव रहा, ठीक हूँ, हालांकि हो गया, नेगेटिव वाली स्थिति हो गई, रिकवर 100% तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन वो सारी चीजें, मैं बच्चों की मानसिकता को लेके एक सवाल करना चाह रहा था। दरअसल ये हुआ ना कि जैसे मैं 20-22 दिन बिल्कुल अकेला होम क्वारंटाइन में रहा। मेरे 2 बेटियां हैं, एक 5 साल का छोटा बेटा है। अब जैसे स्कूल इस समय बंद है, ये मतलब कॉमन समस्या हो सकती है सभी पेरेंट्स के लिए कि छोटे बच्चों के साथ ये है सर कि जैसे मैं तो एक कमरे में कैद हो गया, अब छोटे बच्चे हैं, अब उनका रूटीन, स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन क्लासेस भी अभी रेगुलर नहीं हो रही है। ऐसे में बच्चा मतलब ज्यादा से ज्यादा होमवर्क कर लेता है, जो भी उसका है रूटीन में वो कर लिया उसने, या जैसे मेरे 2 बेटियां हैं बड़ी, तो वो नमाज पढ़ने में थोड़ा सा निकाल देती है, या उसका जो भी थोड़ा सा काम है उसमें निकाल देती है, लेकिन जो बाकी का समय होता है वो मोबाइल में जा रहे हैं। तो ये डर पैदा होने की वो है कि कहीं ये मोबाइल एडिक्ट ना हो जाए। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और आपका प्रश्न वर्तमान में। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। सर वॉइस थोड़ी हो गई। हेलो। हाँ सर अब आ रही है, बोलिए। आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इनका जो प्रश्न है वो बिल्कुल जायज प्रश्न है, और ये जो समस्या, जिस समस्या का आपने जिक्र किया है, ये समस्या जो है वो सभी परिवारजनों के साथ हो रही है वर्तमान में, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चों का एक रूटीन था जिसमें वो 8 घंटे तो स्कूल चले जाते थे, लगभग 6 से 8 घंटे के बीच में, और बाकी समय में जो है वो घर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, घर के बाहर भी जाते थे, दूसरे बच्चों से भी मिलते थे। लेकिन अब जो है वो, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप सब परिवारजन एक साथ बैठिए, छोटी छोटी चीजों को घर में कंडक्ट कीजिए, बैडमिंटन खेलिए घर के अंदर, क्या आप जो है वो ये कर सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, और ऐसी एक्टिविटी छोटी छोटी कर सकते हैं जिससे कि उनका जो टाइम है वो पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसा आपने फरमाया कि भाई वो सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, तो मोबाइल में तो फिर बहुत सारा नेगेटिविज्म भी साथ में आ जाता है। ठीक है, वो कुछ थोड़ी देर उन गेम्स को खेलते होंगे, और वो गेम्स भी ऐसे हैं कि वो पॉजिटिविटी तो लाते नहीं है, ठीक है, टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करें कि घर के अंदर ही कुछ ऐसी दूसरी एक्टिविटीज इजाद करें जिससे कि उनका समय निकले, उनको भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। मैम क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम पल्लवी भटनागर है, अजमेर से बात कर रही हूँ सर। हाँ बोलिए पल्लवी। मेरी एक बेटी है 4 साल की और 2 साल का बेटा है सर। अभी बिटिया को कोविड हो गया था, 15 दिन क्वारंटाइन में हमें रखना पड़ा। मैं उसके साथ 24 घंटे अवेलेबल थी। आफ्टर 15 डेज, क्योंकि अब घर के काम भी रहते हैं, सब रहता है, 15 डेज तो 24 उसे अवेलेबल थी, पर अब मैं उसे पूरा 24 आवर्स नहीं दे पाती हूँ। तो उसका साइकोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसे ये लगता है कि मम्मा मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं सर। मैं कैसे उसे टैकल करूं? वो पॉजिटिव कब हुई थी सर? पॉजिटिव हुई थी वो 28 मार्च। और उसके बाद में ठीक हो गई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद? सर 15 दिन बाद ओके थी, वो सारे नॉर्मल हैं, वाइटल्स वगैरह सब कुछ। हाँ, तो अब उसको, एक तो ये है कि आप उसको अपनी जो नॉर्मल लाइफ जिस तरीके से जीते हैं बच्चे, उस तरीके से उसको जीने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। आप उसके साथ आउटडोर गेम्स खेल सकती हैं, छोटे मोटे घर के बाहर ही, और उसको जो है वो बाकी और किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर, किसी पॉजिटिव हॉबी के अंदर इन्वॉल्व कर सकती हैं। और उसको ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर सर मैं
उसका जो रूटीन वर्क है स्कूल का है या गेम्स है या उसके साथ टाइम स्पेंड करना है वो हम करते हैं, पर हाँ। क्योंकि कंप्लीट टाइम हम उसको नहीं दे सकते, 24 आवर्स तो हम उसके साथ नहीं रह सकते, तो जो टाइम हम हाँ। अपने काम के लिए निकालते हैं उस समय उसे लगता है कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो सर वो मैं साइकोलॉजी उसकी कैसे चेंज करूं, कैसे मैं उसको सपोर्ट करूं? ये टाइम भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि वो तो, क्योंकि बिफोर सिकनेस यही रूटीन था जो अब आपका रूटीन है, वो तो ड्यूरिंग इलनेस जो है वो आपने एक्स्ट्रा अटेंशन दिया, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो उसको ही रेगुलर वो मान लेगी। आप उसको अपने जो घरेलू काम है, जो दूसरे काम है, उसमें साथ में इन्वॉल्व रख लो, पास में रख लो, थोड़ा सा उस पीरियड को धीरे धीरे नॉर्मलाइज करो, धीरे धीरे उसके तरफ ले जाओ, तो उसको लगने लगेगा धीरे धीरे कि भाई ये सब चीजें जो है ये तो पार्ट है और जो है वो हम को करनी है। क्या होता है ना, कभी कभी एकदम 24 घंटे साथ थे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन जो है वो काफी कम समय दे दिया, तो वो भी एक कारण बन जाता है नेगलेक्ट फील करने का। थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल पूछना चाह रहा था हाँ। मैं। रिपुंजय सिंह ओटीएस में हूँ सर, फैकल्टी। Yeah, सर yeah. यही चीज़ मैं ओल्ड पेरेंट्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो घर में बुजुर्ग लोग हैं और हम भी काफ़ी सीनियर सिटीजन हो जाएंगे 2-4 साल बाद, तो उनको भी मैनेज करना, क्योंकि अभी तक तो हमने उनके बहुत ही सर सुरक्षा कवच में रख रखा था और उनके टीके भी लगवा रखे हैं, सारी चीज़ें हैं, बट जो फादर का था बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, सारी चीज़ें वो सब बंद हो गई। मदर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, ग्रेजुअली बैठे बैठे घर में बहुत सारी छोटी छोटी सी बीमारियां वो पकड़ने लग गए हैं, कहीं घुटना ज़्यादा दुखने लग गया है, कंधा ज़्यादा दुखने लग गया है, या सोचने ज़्यादा लग गए हैं। टीवी वगैरह भी देखें, जो प्रोग्राम्स आते हैं वो भी कितने देखें, वो वाली चीज़ है। बुजुर्ग हैं, ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते, आंखें भी कमज़ोर हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा जरूर हाईलाइट कीजिए सर। आपको सॉरी सर, नॉट ऑडिबल सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ ओके, आ रही है जी सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जैसा फरमा रहे थे कि अभी हम उनको बाहर नहीं भेज सकते, ये सच बात है। अभी हम उनको लोगों से मिलने जुलने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, ये भी सच बात है। तो लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि इस स्थिति का उनको भी पता है और इस स्थिति का आपको भी पता है, लेकिन हम इस पेन को एकदम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। अगर हम दिन में 1-2 बार जो है, 2 बार आप, 2 बार और अगर उनके साथ 15-20 मिनट बैठ जाए, मास्क लगा के एक सेफ डिस्टेंस पे उनसे वो बात कर ले, उनकी दिन भर की जो समस्याएं हैं उनके बारे में सुन ले और उनका एक जो एमिकेबल सॉल्यूशन वो उनको दे, तो मैं थोड़ा बहुत पेन वो कम किया जा सकता है। और साथ में होप भी की जा सकती है कि भाई हाँ ठीक है, चीजें कुछ बेहतर होने लगी हैं और मेरे को लगता है अगले 1-1.5 महीने में और बेहतर हो जाएंगी। अब आपका वैक्सीन लग गया है, औरों को भी वैक्सीन लग जाएगा, तो हम वापस पुरानी स्थिति में आएंगे। We can give hope for the future, and simultaneously we can reduce the current pain by sharing with them. Thank you, sir. Any more questions from anyone? Thank you, Dr. sir. Dr. Lalit Batra sir. अच्छा, somebody want to? हाँ, अनीता जी पूछिए। हाँ, आपका फोन। एक और सवाल था मेरा कि हाँ मैंने अनम्यूट कर लिया है। हाँ, मेरा एक ये सवाल था कि जैसे कई लोगों में कांटेक्ट में हूँ, चाहे वो काम करने वाले हों या जो भी हों, जिनके घर छोटे हैं, तो पहले वो लोग बहुत काम पे जाते थे और अपना आप काम करके आके थक के सो जाते थे, लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि उनमें आपसी जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं, वो भी घर में हैं और घर उनका बहुत, तो अक्सर जैसे मैं सुनती हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है या यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह का सुनने में आया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि है ना, जब से लॉकडाउन बढ़ा है, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लोग जो है, लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो काफी हद तक अफेक्ट हुई है, लोगों में डिफरेंसेस काफी बढ़ रहे हैं। देखिए इसके कई सारे कारण हैं। पहले क्या होता था कि सभी लोग बाहर चले जाते थे, एक उनकी वो अपनी बहुत सारी समस्याओं को जो है वो
ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेते थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं, आपका चेंज हो जाता है, आप जो है वो दूसरे लोगों से बात करके आपको जो 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 भी जिस वजह से भी कोई नकारात्मकता आती है दिमाग में वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब होता ये है कि क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, आप लोगों को शेयर कर नहीं सकते, तो इसलिए वो नकारात्मकता और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें अत्यधिक, मैं सोचता हूँ कि ये वो समय है कि हमें अत्यधिक सावधान होकर पॉजिटिविटी को ही जनरेट करना चाहिए। ये एक मेंटल लेवल पर एक कमिटमेंट रखनी चाहिए कि भाई हमें इन दिनों में इस तरीके से उन बातों को या उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो कि फ्रैक्शन क्रिएट करती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं और रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। क्योंकि अभी का जो माहौल है उसमें उस क्राइसिस के अंदर नोबडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरफेयर से मतलब ये नहीं है कि वो कोई आके आपको लोगों को समझाता है, वो तो करते हैं कभी कभी कहीं कहीं, लेकिन इसके अलावा भी जो हम अपने आप को जिस तरीके से वेंट आउट कर सकते थे या सामने वाला अपने आप को जिस तरीके से वेंट आउट कर सकता था वो अब नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से जो है वो फिर तनाव छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा दोनों साइड ही ध्यान रखें तो इस चीज को हम कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। Thank you, sir. Any more questions from anyone? Okay, students are very satisfied. Thank you, Dr. Lalit Batra sir, for giving your precious time, and we are very privileged to have such a renowned psychiatrist of India. And sir, we'll meet again. Thank you and Jai Hind. नमस्कार। सबिया मैम बहुत बहुत मैडम, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। आपका, आपने इतने अच्छे लोगों को लाके जो हम लोगों को ये बातें बतवाई हैं, वो आप वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया वो मार्वलस, मजा आ गया ये सुन के। लोगों की मदद की जाएगी, उनको समझाया भी जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। जो है आगे अच्छा और लोगों को सुनने को मिलेगा, कई सवाल दिमाग में उठते हैं, उनका जवाब भी मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट ऑफ थैंक्स। नमस्कार। Thank you, Dr. Batra. Thank you once again from bottom of my heart. Now we have with us Sonia, she's going to explain Lieutenant about the role of NCC in COVID management. बहुत interesting है, थोड़ा है, please be patient and listen to her. Sonia, you are available? Sonia Joseph, Lieutenant Sonia Joseph. Yes, sir. Yeah. But I cannot see you. Where are you? आप लोग दूसरे प्लीज अपने कैमरे को ऑफ करें और माइक्रोफोन भी। I request the participants, आप अपने फोन और ये इसको ऑफ करें। सोनिया, हाँ ये ओके। I want to give, अच्छा, Lieutenant Dr. Sonia Joseph. She is an NCC officer from DAV College Ajmer, and she has done her masters in zoology, her PhD from Rajasthan University. She has more than 15 years of teaching experience. She is very efficient. She has many national and international publications. She has organized conferences and workshops, and now she has started added a new pearl in her career as an NCC officer. She has done her training, and now she is Lieutenant Sonia. So I welcome her for the role. She is going to explain about the role of NCC in COVID management. Over to you, Sonia. Sonia Joseph. Thank you, ma'am. हाँ, okay. But we cannot see you. आपका कैमरा ऑन करें। सोनिया, आपका कैमरा Visible, हाँ, yes, you can start now. Okay. Thank you so much, ma'am. इनवाइट करने के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम में, जो आज की वर्तमान की जरूरत है और हम घर बैठे इतनी अच्छी जानकारी ले रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I am Lieutenant Dr. Sonia Joseph from DAV College Ajmer. Now I welcome all of you, respected
today's program chief guest, Dr. K. Sharma sir, Pratibha ma'am, Dr. Batra sir, and कार्यक्रम की संचालन करने वाले मेरी मैम डॉक्टर सदिया खान। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस सुंदर प्रोग्राम के लिए। मैं थोड़ा सा समय और लूंगी आप लोगों का और बताना चाहूंगी कि आज के दौर में जो जिस समस्या को हम सब सामना कर रहे हैं, इस समस्या के सामना करने के लिए जब हम घर में सुरक्षित बैठे हैं तो हमारे देश के बहुत सारे युवा पीढ़ी जो एनसीसी से जुड़ी है वो किस तरह से आप लोगों के लिए इस वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए आगे आ रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी मैं। हाँ बोलो सोनम। सोनी हाँ यस यस मैम, मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। रोल ऑफ एनसीसी इन कोविड-19 मैनेजमेंट। एनसीसी का नाम किसी के लिए छुपा हुआ नहीं है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि देश में युवाओं में चरित्र में अनुशासन की, नेतृत्व की और निस्वार्थ सेवा भावना के भाव का संचार करना है। एनसीसी एकमात्र देश का युवा संगठन है जो वॉलंटरी अपनी सेवाएं देता है, देश की सेवा के लिए सदैव ही तत्पर रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये एक संगठित, प्रशिक्षित, प्रेरित युवाओं का एक समूह है। साथ ही सशस्त्र सेना में अगर जीविका के या कैरियर बनाने के लिए ये भी ये युवाओं को प्रेरित करता है और एक उचित वातावरण प्रदान करता है। एनसीसी का एक ही उद्देश्य है, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो और निसंकोच कठिन परिश्रम करो। अगर आप देखें, जब भी इस देश पे कोई भी आपदा पड़ी है तो एनसीसी कैडेट ने अपना पूरा सहयोग इसमें दिया है। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए एनसीसी कैडेट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये महत्वपूर्ण भूमिका उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनको प्रशिक्षित करके, उनको बुनियादी नर्सिंग सिखा के, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करके उनको तैयार करना है ताकि वे देश के विभिन्न भागों में सहायता कर सके। चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें तो अस्पताल में किसी भी रूप में किसी के भी साथ, एक नर्स के साथ, एक डॉक्टर के साथ अपनी चिकित्साएं सेवा देना, अस्पताल के टेक्नीशियन जो हैं उनके मध्य में संपर्क रखना, उनकी तरह कार्य करना, अस्पताल की सुरक्षा और अनुशासन में सहायता करना, ये एनसीसी कैडेट की भूमिका होती है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की बात करें तो उसको चलाने में सहायता करना, वहां पे मिलने वाले इलाज की सेवाएं या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना। एक एनसीसी कैडेट के अंदर किस तरह से उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर उसके सामने कोई व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का रोड एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी प्रकार की आपदा आ गई है, तो उसके अंदर एक प्राथमिक चिकित्सा उस वक्त उसको उपलब्ध कराना, ये सेवा उसके अंदर पाई जाती है। साथ ही पड़ोसी कैंप बनाते हुए स्वयं सहायता समूह बनाना, लोगों को प्रोत्साहित करना, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि एक ग्रुप बना के, एक लोगों का एक समूह बना के जो आपस में सहायता कर सके, उसके लिए वो प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब से कि मनोबल को बढ़ाने वाली ऐसी ही बातचीत, ऐसी ही जानकारी, यही हमें आगे पहुंचानी है। इस समय जिस खबरों से हम घिरे हुए हैं उसमें उन जानकारी का ही प्रसार होना चाहिए जिससे मनोबल बढ़े, और उन अफवाहों का हमें शमन कर देना है। साथ ही मैं देखती हूँ
कि जो एनसीसी कैडेट है वो किसी भी फंसे हुए व्यक्ति को खोज कर निकाल जाता है, उसका बचाव करता है। अब चाहे वो कोई प्रदूषित इलाका ही क्यों ना हो, ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जो जहाँ पर व्यक्ति फंसा हुआ है, उसको खोजना, उसको निकालना और उसका बचाव करना और वहां तक राहत सामग्री पहुंचाना, ये सबसे जरूरी है। जब उसका बचाव किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित की जाए कि वहां पर उसको राहत सामग्री मिल जाए, उसको खाना, पानी और जो भी उसके उपयोग की चीजें हैं वो उसको उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं, ये सब एनसीसी कैडेट अपने अधिकारियों के साथ रहकर, जब भी संभव हो सकता है, उन अधिकारियों के साथ रहकर उस श्रेष्ठ क्षमता के अनुसार सहायता कर सकते हैं, किसी भी गतिविधि का संचालन कर सकते हैं। ये सब आने वाली आपदाएं, अगर एनसीसी कैडेट इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं तो इसकी परमिशन सबसे पहले डीजी एनसीसी मुख्यालय से दी जाती है। डीजी एनसीसी मुख्यालय मंत्रालय की तरफ से डीजी एनसीसी मुख्यालय में या एनसीसी राज्य एनसीसी विभाग में उपलब्ध दिशा निर्देशों के आधार पर ही सारी जो उपलब्ध रियायतें हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं और एनसीसी कैडेट को इन संपूर्ण भूमिकाओं में से एक भूमिका जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कैडेट की नियुक्ति करना, उसको तौर तरीके सिखाना, उसको स्थायी पुलिस अधिकारियों के साथ कार्यरत रहना और किस प्रकार से उस आपदा पड़ने पे उसका प्रबंधन करना, इस सब का प्रशिक्षण एक कैडेट को दिया जाता है ताकि वहाँ की लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर उन चेतावनियों के संकेत को वो समझ सके, अपने संपर्क नंबर को वो रख सके और तुरंत ही परिस्थिति की जानकारी अपने स्थानीय लोगों तक, स्थानीय संसाधनों तक पहुंचा सके और व्यवस्था बनाई जा सके। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम एनसीसी के बच्चों को साथ में लेके ग्रुप बना लेते हैं, उनको समूह में विभाजित कर लेते हैं। ये जो समूह होते हैं वो कैडेट को गिनती के अनुसार बनाए जाते हैं। 20 या 30 कैडेट के समूह बनाकर विभिन्न समूह में शक्तियों के अनुसार उनको कार्य को आयोजित किया जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि कैडेट को उस कार्य की ब्रीफिंग की जाए। जो भी सहायता उपलब्ध की जा रही है, जो एजेंसियां हैं, उसको उस समूह के कार्य को सौंपना और उसको उपलब्ध कराना। इसके लिए एनओ और पीआई स्टाफ ये दोनों कैडेट के साथ रहते हैं। हमें पता है कि स्कूल में, विद्यालयों के अंदर जेडी और जेडब्ल्यू कैडेट हमें मिलते हैं और महाविद्यालय में एसडी और एसडब्ल्यू कैडेट हमें मिलते हैं सीनियर डिवीजन के लिए। अगर आवश्यक हो सके तो आप जेडब्ल्यू और जीडी कैडेट को साथ में ना लें। छोटे बच्चे के रूप में है वो हमारे साथ, अभी अवेयर नहीं है, उनको ना लें। आप कोशिश करें कि हम अपने एसडी और एसडब्ल्यू कैडेट को ही काम में लें। एनसीसी कैडेट को इन समूह में विभाजित करके और विभिन्न सहायता इनसे उपलब्ध कराने के योग्य बनाते हैं। जैसे सबसे पहले बनाया जाता है हमारा रिलीफ ग्रुप। रिलीफ ग्रुप जो सहायता ग्रुप है, इस ग्रुप के सदस्य सहायता सामग्री उनको कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जितनी भी राहत की आवश्यकता है, खाने की, कपड़े की, बर्तन की, कोई फ्यूल है, कैरोसिन इत्यादि है, इसको एकत्रित करना और उन राहत सामग्रियों, आवश्यकताओं को दूसरों तक पहुंचाना। दूसरा हमारा ग्रुप है वार्निंग ग्रुप। वार्निंग ग्रुप के जो सदस्य हैं, हम इसमें जेडी जो है, जूनियर डिवीजन के जो कैडेट हैं, हम इनको ले सकते हैं इसमें। इसके लिए उनको ट्रेन करना पड़ता है और इनको रेडियो पे जो वार्निंग दी जा रही है उस वार्निंग को समझना और उसको स्प्रेड करना, किस प्रकार से उस वार्निंग को स्प्रेड की जाएगी। मान लीजिए कोई आने वाला संकट है, जैसे अभी हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि कोई साइक्लोन तेजी से आ रहा है, इस सूचना को वो किस प्रकार से मॉनिटर करें वेदर फोरकास्ट को और उस सूचना को टीवी या ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के द्वारा किस तरह से लोगों तक पहुंचा। मान लीजिए कोविड की अगर हम बात कर रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं, तो मान लीजिए कोई लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं, वो अपने इस वार्निंग ग्रुप के द्वारा माध्यम से लोगों तक इस सूचना को पहुंचाया जा सकता है।
तीसरा ग्रुप हम तैयार करते हैं एजुकेशन एंड रेस्क्यू ग्रुप, जो बचाव ग्रुप है। इस ग्रुप के जो सदस्य हैं ये शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने चाहिए और उनको इस बचाव से, यानी जहां से उनको निकासी करनी है वहां से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ग्रुप के सदस्य जो है वो राज्य सरकार के साथ भी समन्वय स्थापित कर सकते हैं और बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि जो बचाव प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है, जो उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उसके अनुसार ही काम वो करेंगे। फर्स्ट एड एंड मेडिकल ग्रुप, फर्स्ट एड एंड मेडिकल ग्रुप मैंने आपको बताया था कि इसमें आने वाले हमारे जो कैडेट है उनकी भी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, उनको नर्सिंग का कुछ ज्ञान दिया जाता है, उनको प्राथमिक जो चिकित्सा है उसका ज्ञान दिया जाता है कि वो किस तरह से सहायता प्राप्त करें और इसके लिए उनको बहुत सारी ड्रिल से गुजारा जाता है ताकि उस ड्रिल में से गुजरते हुए वो कोई भी समस्या उनके सामने आती है उनके समाज पे, उनके आसपास के क्षेत्रों में, देश पे, उन समस्याओं का वो सामना भी करेंगे और उससे निकलेंगे भी, समाधान भी वो लेंगे। सैनिटेशन ग्रुप, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता ग्रुप बहुत ही आवश्यक ग्रुप है, क्योंकि सैनिटेशन ग्रुप में हम लड़के या बॉयज और गर्ल्स दोनों प्रकार के कैडेट को सम्मिलित कर सकते हैं, जो स्वच्छता के तमाम उत्तरदायित्व को ध्यान में रखेंगे और उसका पूरी तरह से संचालन करेंगे। आज के वर्तमान स्थिति को देखते समय स्वच्छता ग्रुप सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है, जैसे कि मास्क को पहनना, मास्क को बनाना, मास्क का वितरण करना, सैनिटेशन रखना, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाना, ये सारे उत्तरदायित्व एक स्वच्छता ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं। ट्रैफिक फ्लो देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रभावी क्षेत्र है, कोई इस तरह का क्षेत्र है जहाँ पे यातायात की अनुमति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, तो और वहाँ उस कार्यक्रम के अंदर अगर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है वहाँ पे, तो उसकी जानकारी एनसीसी कैडेट को यातायात पुलिस के द्वारा दी जाती है और एनसीसी कैडेट की उसमें सहायता ली जाती है ताकि वहाँ पे आना जाना जो हो रहा है, यातायात हो रहा है, उस पर पाबंदी लगा दी जाए और उसमें सहायता लेके एनसीसी कैडेट उसी क्रम में आगे कार्य करते हैं। एनिमल एंड लाइव स्टॉक, क्योंकि आज के वर्तमान स्थिति में जो आपदा आ रही है उस समय सबसे ज्यादा प्रभाव इन एनिमल्स पे, इन मनुष्य के साथ साथ जानवरों के भी ऊपर पड़ रहा है। तो किसी भी जिले में पाए जाने वाले जानवरों को, उनकी सुरक्षा को, उनके खाने के प्रबंध को ये सूचना भी लेकर और उनकी व्यवस्था की जाती है। इन सब सूचनाओं के लिए अधिकारी उपलब्ध रहते हैं और ये अधिकारी कैडेट के साथ मिलकर इस आपदा का, इस महामारी का प्रबंधन करते हैं। इसी के साथ साथ अगर एनसीसी कैडेट को एक ग्रुप बना लिया जाता है जिसे हम कहते हैं मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट्स, घटना के लिए रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। इस घटना में रिकॉर्ड बनाए जाने के लिए जो घटना हो रही है उसका दृश्य जितना संभव हो सकता है उसको वीडियो बना के रख लिया जाता है ताकि जब जांच पड़ताल हो तो जो देखने वाले हैं इस घटना के दृश्यों को वापस से देख लें और घटना का रिकॉर्ड कैडेट के द्वारा तैयार किया जाता है। के शर्मा सर ने हमें बताया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है कोविड वॉलंटियर्स के द्वारा, उसमें भी हमारे कैडेट मदद कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जहाँ पे आपको जो आवश्यकताएं हैं आपकी उसके अनुसार सूची बना दी जाती है, मुख्य टेलीफोन नंबर उसमें आप डाल सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय पानी की टंकियों की किसी को आवश्यकता है, पानी की समस्या का कोई सामना कर रहा है, वो मुख्य नंबर आप डाल सकते हैं। अगर इस तरह से प्राकृतिक आपदा आ रही है, कोई साइक्लोन अचानक से आ गया है लॉकडाउन के समय, तो हमें भारी क्रेन की जरूरत पड़ सकती है। कहीं अगर पेड़ गिर गया है, कहीं संपत्ति नष्ट हो गई है, तो उसकी भी जानकारी आप इस ग्रुप में डाल सकते हैं। साथ में मुख्य
एम्बुलेंस सेवाओं को आप डाल सकते हैं इसमें, आपके पास कोई एजेंसीज है जिसके पास कोई बचाव के यंत्र हैं, ये सूची डाल सकते हैं। हमारे एनसीसी कैडेट्स जो हैं इसके अंदर मुख्य रूप से उस क्षेत्र में आने वाले विद्यालय और महाविद्यालय की सूची डाल सकते हैं, जो आगे जाके जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर अगर बनाना पड़ रहा है। तो किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें एनसीसी कैडेट आप अपने शहर में देखेंगे, अपने आसपास के शहरों में वातावरण में देखेंगे कि ये किस तरह से इस वातावरण में भी जूझ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं और अपना पूरा समय दे रहे हैं। इन एनसीसी कैडेट को सही प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। आपदा के समय ट्रैफिक पुलिस की सहायता से इनको योगदान उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उनका ध्यान रखा जाता है कि किसी भी खतरनाक क्षेत्र में उनको ना लगाया जाए। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। थैंक यू डॉक्टर लेफ्टिनेंट सोनिया। थैंक यू कि तुमने बहुत अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट और बताया। इवन द लेमैन वो समझ सकता है कि एनसीसी कैडेट किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सोनिया, कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट्स? तुमने बहुत अच्छा समझाया कि एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड, एंड सो नाउ we'll meet tomorrow and thank you all. Jai Hind. जय हिंद। Okay, Jai Hind.